एपिसोड 1215 डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और कहानी में बताए गए सभी चीज़ों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे वीके नोवेल स्टोरी 2.0 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। ये आप क्या कर रही है? मैनेजर, अब मैं और यहाँ काम नहीं कर सकता। देवेश राय नोएडा के एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में चिल्ला रहा था। तभी मैनेजर रानी शर्मा ने उसका सारा ऑफिस का सामान बाहर फेंकते हुए कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर। ये सुनने के बाद देवेश ने अपना सारा ऑफिस का सामान उठाया और जाने लगा और सोचने लगा, क्या ही दुनिया है। मैंने सीनियरों को कोई गिफ्ट नहीं दिया तो उन सब ने मिलकर मुझे निकलवा दिया। क्या मैं सच में बेरोजगार हो गया हूँ? मैं तो सीरियस होकर बिजनेस करना चाहता था। तभी देवेश का फ़ोन रिंग करने लगता है और देवेश तुरंत ही अपना फ़ोन उठाता है और कहता है, बेबी, मैं आज तुम्हें बताने वाला था कि। देवेश इतना ही कह पाया था कि दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, देवेश चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। देवेश बोला, क्या? देवेश के मुंह से और कुछ निकल ही नहीं पाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आया, हाँ, अब तुम्हें मेरे बर्थडे पार्टी में आने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम मुझे दोबारा कॉल मत करना और हाँ, पीछा करने की तो कोशिश भी मत करना। इसके बाद देवेश बोल पड़ा, क्या मैंने कोई गलती की है? आखिर तुम अचानक से मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही हो? क्या कोई और तुम्हें मिल गया है जो मुझसे भी अच्छा है? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, तुमसे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हारे साथ अब और लंबे समय तक नहीं रह सकती, तुम तो अभी तक फटीचर के फटीचर ही रह गए हो। मैं अपनी यंग लाइफ तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगी, और गुड बाय। कॉल कट जाती है। ये सब सुनने के बाद तो देवेश को तो मानो सदमा ही लग गया हो। उसके हाथ से सारा सामान नीचे गिर जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है, मैंने दिन रात मेहनत करके उसके साथ शादी करने के लिए कुछ पैसे जुटाए थे। आज उसने मुझे छोड़ दिया। क्या ही खराब दिन है आज। नौकरी और छोकरी दोनों ही चली गई। देवेश फिर अपना सारा सामान उठाया और लोगों से अपनी नज़र छिपाते हुए लिफ्ट में चला गया। तभी अचानक ही लिफ्ट में एक तेज रोशनी हुई और वहां एक बहुत सुंदर और हॉट लड़की एक टैबलेट नुमा चीज के साथ हवा में तैरती हुई दिखाई दी। लड़की कहने लगती है, मास्टर, आपका बिलियनेयर सिस्टम में स्वागत है और आज से मैं आपकी सर्वेंट हूं। पहले तो देवेश उसके ऊपर से नज़र ही नहीं हटा पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र हवा में उड़ने वाली बात पर पड़ी वो तो डर के मारे वहीं बैठ गया। वो लड़की आगे कहने लगती है, मास्टर, सिस्टम आपको कुछ काम देगी जिसे पूरा करने पर आपको बड़े रिवार्ड मिलेंगे और मैं इन सभी को करने में मदद करूंगी। देवेश के तो डर से पसीने छूट रहे थे और वो हकलाते हुए बोला, तो तुम हो कौन? ये सब क्या है और तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वो लड़की बोलती है, वैसे मेरा कोई नाम नहीं है, मैं तो एक गाय हूँ जो कि सिस्टम के होस्ट की सर्वेंट हूँ। और ये एक बिलियनेयर सिस्टम है जो आपको अमीर बनने में मदद करता है। हाँ, और रही बात आपका पीछा करने की, तो सिस्टम आप जैसे ही नल्ले और बेरोजगार को ही चुनती है। इसको सुनने के बाद थोड़ा नाराजगी दिखाते हुए खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, क्या सच में ये एक बिलियनेयर सिस्टम है? तब तो मैं जल्द ही अमीरों की लिस्ट में आ जाऊंगा। वो लड़की कहती हैं, हाँ मास्टर, ये सब सच है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ साइन इन करना होगा और सिस्टम की बात को सीक्रेट ही रखना होगा, और अगर आप सिस्टम को नहीं चाहते तो मैं चली किसी और नल्ले बेरोजगार को ढूंढने। देवेश उस लड़की को तुरंत रोकते हुए कहता है, आप जैसी कोई ब्यूटी के लिए तो जान हाजिर है, ये साइन इन क्या है? मैं आपको मना तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। देवेश ने साइन इन को क्लिक किया, तभी एक पेज खुल गया जिसमें लिखा था कि बधाई हो, होस्ट अपने साइन इन सफलतापूर्वक कर लिया है, जिसके बोनस के रूप में 100 करोड़ रु आपके खाते में पहुंच गया है। तभी देवेश के फ़ोन पर बैंक से मैसेज आया कि आपके खाते में 100 करोड़ जमा हो चुका है। ये सब देखकर तो देवेश तो बहुत खुश हो रहा था। और आपको 100% कंट्रोल के साथ डार्क मून होटल दिया जाता है और साथ में 100 करोड़ की जैग्यूर एफ टाइप स्पोर्ट कार नीचे पार्किंग लॉट में आ गई है। और हाँ, अब से आपको एक कैबर ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का काम करना है। क्या ये सब आपको स्वीकार है? ये सब देखकर देवेश खुशी से चिल्लाते हुए कहता है,
अरे बाप रे, इतना सारा रुपया और ड्राइवर की जॉब, वो भी स्पोर्ट कार के साथ, कौन मना करेगा भाई, मुझे ये मंजूर है। वो लड़की कहती है, मास्टर ये काम आपको हमेशा नहीं करना है, इसके पूरा होने के बाद आपको दूसरा काम करना होगा, और टास्क के पूरा होने पर आपको बड़े बड़े रिवार्ड दिए जाएंगे। मास्टर आपको डार्क मून होटल जाकर वहां पर अपनी कागजी कार्रवाई करनी होगी, इसके बाद वो होटल आपका। तभी वो लड़की एकदम फ्लर्ट करते हुए अपने सीने से कार की चाबी निकलती है, जिसे देखकर तो देवेश के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। चाबी लेते हुए देवेश कहता है, तुम्हारा कोई नाम नहीं है। देवेश मन में सोचने लगता है कि काश ऐसी कोई मेरी गर्लफ्रेंड होती। देवेश बोलते हुए कहता है, आज से तुम्हारा नाम सारा रहेगा। जिस पर वो लड़की कहती है, जी मास्टर। सारा कहती है, मास्टर आपकी कार पार्किंग लॉट एरिया ए सीरीज B11 पर लगी हुई है। और वो गायब हो जाती है। देवेश पार्किंग में पहुंच जाता है और मन में सोच रहा था, ऐसा लगता है कि मानो ये सब बस एक सपना है। देवेश एरिया ए में पहुंचता है तो कहता है कि तो ये है अमीरों का पार्किंग एरिया, यहाँ तो काफ़ी लग्जरी कारें हैं। एक लड़की वहां अपनी कार का इंजन खोले हुई थी और कहे जा रही थी, ये क्या बला है, इसे अभी ही खराब होनी थी, मुझे जल्दी से जाना है, पता नहीं इस कार की क्या ही प्रॉब्लम है। तभी देवेश वहां आ जाता है और कहता है, मिस यामी, क्या आपके कार के साथ कुछ दिक्कत है। जिस पर यामी देवेश की तरफ आशा भरी नज़रों से देखते हुए कहती है, क्या तुम एड डिपार्टमेंट के देवेश राय हो। मेरी कार को पता नहीं क्या हो गया है कि ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। देवेश यामी से कहता है, मिस यामी, क्या आप मेरे कार से चलना चाहेंगी। जिस पर यामी देवेश के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है, मुझे अबन कॉलोनी जाना है, मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया। तभी वहां रंग बिरंगे बालों वाला एक लड़का आ जाता है जो यामी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे मिस ब्यूटी क्वीन, इस जैसे छोटे लोगों के पास कोई अच्छी कार नहीं होगी, इससे अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ मेरी स्पोर्ट कार में चलो। यामी गुस्से में उसे दूर करते हुए कहती है, मिस्टर अजय, आप मुझसे दूर रहिए, आप जैसे इंसान के साथ तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। देवेश भी बोल पड़ा, भाई अजय, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी कार बस यही पास में B11 पर खड़ी है। अजय कहता है, तुम्हारी तरह तुम्हारी कार भी टूटी फूटी होगी, अगर उसमें मिस यामी जाएंगी तो उनका स्टेटस डाउन हो जाएगा, इससे अच्छा होगा कि वो मेरे साथ मेरी स्पोर्ट कार में चले, जिसे मैंने कल ही 90 लाख में खरीदा है। यामी की जाते हुए अजय से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी स्टेटस की चिंता करने के लिए, मेरा पीछा करना बंद करो, मैं उसी टूटी फूटी कार से ही चली जाऊंगी। तभी दोनों अचानक ही रुक जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है जब सामने एक चमचमाती ब्लैक जैग्वार F स्पोर्ट कार को देखते हैं। तब देवेश कार पर हाथ रखे हुए चाबी निकलते हुए बोला, यही मेरी कार है। देवेश कार का दरवाजा ओपन करते हुए बोला, मिस यामी आइए, यह बैठिए, और सुनो ब्रो, क्या तुम हमारी पूरी कंपनी के जनरल मैनेजर को तुम अपने कचरे से कार में बैठना चाहते थे। इधर अजय हैरान खड़ा सोच रहा था, अरे ये तो वही 100 करोड़ वाली कार है, मैं तो इसे शोरूम में दूर से ही देख पाया था, यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इसे अपने सामने देख रहा हूँ। अजय दौड़कर देवेश के पास आता है और कहता है, भाई भाई, क्या तुम मुझे बैठा सकते हो। जिस पर देवेश बोला, तुम मेरे इस टूटी फूटी कार में बैठने के लिए योग्य नहीं हो। और देवेश वहां से फुल स्पीड में कार लेकर निकल गया। अजय ये सब देखकर हाथ मलता रह गया। कार के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और देवेश मन में खुश हो रहा था कि आज मैंने कंपनी की नंबर 1 ब्यूटी को अपने कार में बैठाया है। मिस यामी सिंह जितनी खूबसूरत है उतनी ही दिल की अच्छी भी हैं और साथ ही साथ मेहनती और इंटेलिजेंट भी हैं। यामी उस चुप्पी को तोड़ते हुए बोली, क्या सच में ये कार तुम्हारी है? तुम तो हमारे कंपनी के एड डिपार्टमेंट के एक छोटे से एम्प्लॉय हो। देवेश बोला, नहीं था, मुझे आज ही निकाल दिया गया। वास्तव में देखे तो मैं यंग जनरेशन का रिच मैन हूँ। मैं तो सिर्फ जिंदगी के अनुभव के लिए लो प्रोफाइल वाले सभी काम करता हूँ। देखो, आज से मैंने कैबर ऑनलाइन कार ड्राइवर का काम शुरू किया है और आप मेरी पहली कस्टमर हैं। ओह, तब तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं आपकी पहली कस्टमर हूँ। मैं अभी कैबर पर बुक करती हूँ। तभी देवेश के फ़ोन पर मैसेज आया कि आपको मिस यामी सिंह के द्वारा बुक किया गया है। कुछ देर बाद, मिस यामी, लीजिए आपका अबन कॉलोनी आ गया। यामी अपना फ़ोन दिखाते हुए बोली, मैंने पेमेंट कर दिया है। ओह,
बाय, मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। अचानक ही वहाँ सारा आ जाती है, जिसे देखकर तो देवेश चौंक जाता है। सारा कहती है, बधाई हो मास्टर, अपने अपना पहला ऑर्डर पूरा किया। आपका ड्राइवर का काम 5% पूरा हुआ और आपको रिवार्ड के रूप में 500 करोड़ रु आपके खाते में पहुंच दिए गए हैं। तभी देवेश के फ़ोन में बैंक से मैसेज आता है, जिसे देखकर देवेश चिल्लाते हुए कहता है, अरे ये तो सच में 500 करोड़ है, वो भी सिर्फ एक कैब और टैक्सी ऑर्डर पर। हाँ, मैं तो अमीर हो गया बे। शाम के 7 बजे द डार्क मून होटल में। रोहन, क्या यही फेमस डार्क मून 5 स्टार होटल है, इंडिया के टॉप लग्जरी होटलों में से एक? वाह, ये कितना ऑसम है, यहाँ तक कि इसमें तो कई सेलिब्रिटी भी अपनी शादी की पार्टी अरेंज करवाते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने मेरी बर्थडे पार्टी यहाँ अरेंज की है। ये सब बोलने वाली कोई और नहीं बल्कि देवेश की एक्स गर्लफ्रेंड पूजा चौबे थी, जिसकी आज सुबह ही देवेश के साथ ब्रेकअप हुआ था। पूजा ये सभी बातें रोहन के साथ चिपकते हुए कह रही थी। तब रोहन बोला, ठीक है बेबी, अगर तुम यही चाहती हो तो हम आज यहीं पार्टी करेंगे। यहाँ का एक प्राइवेट रूम तो बस 70,000 से 80,000 रु का ही है। पूजा रोहन को और कसकर पकड़ते हुए कहती है कि हनी, तुम मुझे और पहले क्यों नहीं मिल गए। तभी रोहन दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है कि पूजा, ये देवेश ही है। जिस पर पूजा भी उधर ही देखते ही चिल्लाते हुए बोली, देवेश तुम ये पर क्या कर रहे हो, तुम फटीचे कहीं के, तुम तो सोचना भी मत कि तुम यहाँ आकर मुझे अपने साथ ले जाने के लिए मना लोगे। देवेश भी बोल पड़ता है कि तुम अपने आप को बुद्धू मूर्ख मत बनाओ, तुम क्या सोचती हो कि मैं इस जैसे छोटे एवरेज होटल में अपना पैसा खर्चा करूंगा। तभी रोहन एक शैतानी मुस्कान बनाते हुए बोला, छोटा होटल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसा फटीचर आदमी यहाँ इस होटल में आ भी सकता है। पूजा चिल्लाते हुए कहती है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, इस भिखारी को लात मारकर बाहर फेंको। तभी वहां सिक्योरिटी वाले आते हैं। सिक्योरिटी वालों को इतने जल्दी आते देखकर रोहन मन में सोचने लगा कि अब तो इसे लात मारकर बाहर किया जाएगा। लेकिन तभी अचानक ही सभी सिक्योरिटी वाले झुककर नमस्ते करते हुए कहते हैं कि मास्टर देवेश आप आ गए, आपका स्वागत है। ये सब नज़ारा देखकर तो रोहन और पूजा के मुंह खुले के खुले ही रह गए। पूजा मन में सोचने लगती है कि ये हो ही नहीं सकता, मैं देवेश को 3 सालों से जानती हूँ लेकिन उसके पास तो कुछ ऐसा नहीं था। ये कैसे हो सकता है, देवेश जैसा फटीचर इस डार्क मून होटल का मालिक हो सकता है, मैं मान ही नहीं सकती। तभी वह होटल का मैनेजर आता है और देवेश को नमस्ते करते हुए कहता है कि मिस्टर देवेश, चलिए कॉन्फ्रेंस रूम में पहले चलकर मैं आपको हमारे कामों के बारे में रिपोर्ट कर दूं। मैनेजर की बातों को सुनने के बाद तो रोहन और पूजा दोनों को यकीन हो जाता है कि ये सब सच है। देवेश भी मैनेजर से कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलिए। ये सब देखकर तो पूजा हैरानी भरी शक्ल लेकर मन में सोच रही थी कि ओ माय गॉड, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने एक रिच मैन को फटीचर समझकर छोड़ दिया। इधर कॉन्फ्रेंस रूम में मैनेजर होटल की सभी फाइल्स लाकर देवेश के सामने रख देता है। ये सब देखकर देवेश कहता है कि मैनेजर, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसा पहले काम चल रहा था वैसे ही आगे भी चलने दो, मैं आप सभी पर विश्वास करता हूँ। मैनेजर आदर भरी नज़रों से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर राय, हम पर भरोसा करने के लिए। तभी वहाँ एक वेटर मैनेजर को रिपोर्ट करते हुए कहता है कि मैनेजर, रूम नंबर 204 की कस्टमर कंप्लेन कर रही हैं। मैनेजर बोला कि कैसा कंप्लेन है, जिस पर वेटर कहता है कि कल उन्होंने होटल से एक स्पोर्ट कार रेंट पर लेने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो कार पहले ही कोई दूसरा कस्टमर लेकर गया है और वो दूसरी कार लेने को तैयार ही नहीं हो रही हैं। ये सब बातें देवेश भी सुन रहा था, तो वो कहता है, तुम एक बार होटल के सभी बहीखातों पर नज़र डालकर चेक कर लो, तब तक मैं इस मैटर को सेटल करता हूँ। मैनेजर बोला कि ठीक है मिस्टर राय, और मन में सोचता है कि मिस्टर राय तो बहुत यंग है, क्या वो ये सेटल कर लेंगे। वहाँ से देवेश निकलते हुए एक लंबी सांस लेता है और बोलता है कि अरे यार, अमीर होने से ज़्यादा मेहनत तो उसके दिखावे करने में लगती है, लगता है मुझे अब आदत डाल लेनी होगी। रूम नंबर 204 के सामने पहुंचने पर देवेश दरवाज़ा खटखटाता है, जिस पर एक लड़की दरवाज़ा खोलती है, जिसका नाम काव्या शुक्ला था। देवेश उससे बोलता है कि हेलो मिस, मैं ये का इंचार्ज हूँ, हम आपके सभी शर्तों को पूरा करने का प्रयास करेंगे ताकि आप हमारे कामों से संतुष्ट हो जाएं। काव्या मन में सोचने लगती है, ये यंग हैंडसम कौन है, मैंने तो पहले इसे कभी भी यहाँ नहीं देखा।
काव्या ख्यालों से बाहर आकर कहती है, कोई बात नहीं, आप मेरे लिए दूसरी कार ही ला दीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। जिस पर देवेश बोला, ओ मिस, चाहे तो आप मेरी जैग्वार एफ कार भी चलाने के लिए रेंट पर ले सकती हैं। ये सुनकर काव्या कहती है, क्या मैं इतनी अमीर भी नहीं हूं कि मैं उस जैसी कार का रेंट भी दे पाऊं, और यहां तक कि वो कार दूसरे स्पोर्ट कारों से भी अलग होती है, मैं उसे नहीं चला सकती। तब देवेश बोल पड़ा कि क्यों ना मैं आपको आपके स्थान तक छोड़ दूं, जहां कहीं भी आप जाना चाहें। जिस पर काव्या कहती है कि वैसे आपका आइडिया बुरा भी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में हूं, आप तब तक ये काफ़ी पीजिए, मैं अभी अपने कपड़े बदल कर आती हूं। कुछ देर इंतजार करने के बाद काव्या अपने कपड़े बदल कर आती है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ही आकर्षक लग रही थी। एक बार के लिए तो देवेश उस पर से अपनी नज़रें ही नहीं हटा पा रहा था। काव्या आकर कहती है कि चलिए मिस्टर, चले। उसके बाद दोनों ही नीचे आने लगते हैं। इधर नीचे हाल में रोहन पूजा को ले जाने लगता है, जिस पर पूजा रोहन से हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि रोहन, तुम यहाँ से जल्द चले जाओ, देवेश आता ही होगा, मैं नहीं चाहती कि देवेश मेरे बारे में कुछ गलत समझे। रोहन वहाँ से जाते हुए सोचता है, क्या ही दोगली लड़की है ये, तुम्हें क्या लगता है देवेश अब भी तुम्हें देखना भी चाहेगा? तुम जैसी लालची लड़की को बिल्कुल भी नहीं, तुम बस सपने ही देखती रह जाओगी। पूजा की सहेली पूजा के पास आती हुए कहती है, पूजा, तुम्हें क्या लगता है देवेश को इस तरह से छोड़ने पर क्या वो तुम्हें फिर से अपनाएगा? जिस पर पूजा कहती है, क्यों नहीं, मैंने जो 3 साल उसके साथ बिताए हैं, मेरे लिए उसके प्यार के हिसाब से वो मुझे इस छोटी सी गलती को तुरंत ही माफ़ कर देगा। पूजा की सहेली कहती है कि मुझे तो तुमसे जलन हो रही है कि तुम्हें एक ऐसा अमीर सच्चा चाहने वाला आशिक मिल गया है। पूजा बाहर खड़ी जैग्वार एफ कार को देखते हुए बोली कि तुम दुखी मत हो, जब मैं देवेश के साथ दोबारा हो जाऊंगी तब मैं तुम्हें बाहर खड़ी हुई जैग्वार एफ में राइड करवाऊंगी। तभी सीढ़ियों से देवेश और पूजा दोनों ही बातें करते हुए नीचे आ रहे थे। जैसे ही पूजा उन्हें देखती है, वो तेजी से उसके तरफ जाते हुए कहती है कि हनी, ये लड़की कौन है? क्या तुम्हारी सेक्रेटरी है? चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारी बिजनेस करने में मदद करूंगी। क्या सच में देवेश पूजा को फिर से अपना लेगा? क्या वो पूजा के बहकावे में आ जाएगा? देवेश मन में सोच रहा था कि मैं 3 साल तक तुमसे प्यार किया, मैं तुम्हारे प्यार में इतना अंधा हो गया था, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। आज तक मैं तुम्हें एक किस तक नहीं कर पाया। मैंने तो तुमसे शादी के सपने सोच कर रखे थे। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता था, लेकिन आज सुबह को वो झूठी प्यार की पट्टी उतर गई। आज मैं जान गया कि मेरे प्यार का तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है, बस तुम्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब है। देवेश पूजा की तरफ चेहरा करते हुए कहता है कि अब आपको मुझसे क्या चाहिए, और आप हैं कौन? जिस पर पूजा थोड़ी रोनी सूरत बनाते हुए कहती है कि देवेश, क्या 3 सालों का तुम्हारा मुझसे प्यार खत्म हो गया? क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते हो? क्या तुम मेरे साथ बिताए गए वो हर पल भी भूल गए हो? पूजा काव्य की ओर इशारा करते हुए कहती है कि भले ही इसके पास मुझसे अच्छी चार्मिंग बॉडी हो, लेकिन ये मुझसे ज़्यादा काबिल नहीं है। देवेश पूजा के उस मासूमियत भरे चेहरे को देखकर पिघलने लगता है। वो वहां उसके सामने खड़ा था, लेकिन अंदर से बहुत दुखी था, क्योंकि वह पूजा को बहुत प्यार करता था। देवेश के चेहरे को देखकर काव्या समझ जाती है कि आखिर ये सब मैटर क्या है। ये फिर से उसी लड़की के जाल में फंस रहा है, और वह सोचती है कि लगता है मुझे ही इसकी मदद करनी होगी। और वो देवेश के पास जाकर उसके हाथों को पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे ज़्यादा काबिल हूं कि नहीं? इन्होंने अभी कुछ देर पहले ही मेरी प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैं उनके एक्स गर्लफ्रेंड से बेहतर हूं। ये सब सुनने के बाद तो मानो देवेश को होश ही आ जाता है, और वो भी काव्या के उस नाटक में शामिल हो जाता है, अपनी एक्स से पीछा छुड़ाने में, और थोड़ा फ्लर्ट करते हुए काव्या के कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने करीब लाकर बोलता है, न केवल उनके पास अच्छी काबिलियत है, बल्कि इनकी शरीर काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है। देवेश के अचानक इस अप्रत्याशित एक्शन से काव्या भी हैरान हो जाती है और उसके चेहरा एकदम लाल हो जाता है। दोनों की यह सभी हरकतों को देखकर पूजा और उसकी सहेली का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। देवेश वहां से जाते हुए बोलता है कि अगर आपका सब खत्म हो गया हो तो हम डेट पर जा रहे हैं। पूजा चिल्लाते हुए कहती है कि मत जाओ, मैं तुम्हारी लवर बनाकर रहना चाहती हूँ। 3 साल के रिलेशनशिप के वास्ते क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते?
ये सब सुनने के बाद तो देवेश का मानो पारा ही हाई हो जाता है और गुस्से से पूजा को देखते हुए चिल्लाकर कहता है कि क्या प्यार प्यार लगा रखा है, कहाँ गया था ये प्यार जब तुमने मुझे से ब्रेकअप किया था, मुझे को फटीचे कहकर छोड़ दिया था और दूसरे लड़के के साथ यहाँ घूम रही थी, तुमने ये तक नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीत रही होगी, तुम मुझे चीट करके यहाँ बर्थडे पार्टी मना रही हो। अगर यही तुम्हारा प्यार है तो यहाँ से चली जाओ, अब तुम्हें मैं कोई मौका नहीं दूंगा, अब से तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये सब कहने की बाद देवेश वहां से चला जाता है और पूजा वहीं बैठी ही रह जाती है। बाहर आने पर देवेश काव्या को अंदर मदद करने के लिए धन्यवाद कहता है और काव्या से पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, जिस पर काव्या बताती है कि द शाइन होटल, वहाँ मेरे दोस्तों के साथ एक पार्टी है और मैं आपसे आपको परेशानी में डालने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। जिस पर देवेश कहता है कि अरे कोई नहीं, इतना तो चलता है और आप तो हमारे होटल की कस्टमर हैं। वही दूर शाइन होटल के बाहर 3 लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। एक ने कहा, अरे यार ये काव्या कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई, क्या उसने कोई अमीर बॉयफ्रेंड बना लिया है और उसी के साथ है क्या। तभी दूसरी लड़की कहती है कि अरे नहीं, उसने कल कहा था कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे एक स्पोर्ट कार खरीद कर दी है। जिस पर तीसरी लड़की कहती है कि अरे उसके बहकावे में मत आओ, आज तक मैंने उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ कभी भी नहीं देखा है, तो कार की बात ही छोड़ दो, आज जब हमारे अमीर बॉयफ्रेंड्स को देखेगी तो उसे जरूर जलन होगी। तभी वहां एक चमचमाती ब्लैक जैग्यूर एफ स्पोर्ट कार की एंट्री होती है और उसमें से काव्या अपने चश्मे को लगाते हुए बाहर निकलती है। काव्या को उस कार से उतरते देख तीनों लड़कियों का तो मुंह खुले के खुले ही रह जाता है। एक लड़की कहती है कि यह तो वही 100 करोड़ वाली जैग्यूर एफ स्पोर्ट कार है, यार सच में इसका बॉयफ्रेंड तो बहुत अमीर है। उन तीनों को अपनी तरफ देखते देख काव्या देवेश से कहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे इन तीनों से निपटने में, देखो मैं भी तुम्हारी मदद की थी। जिस पर देवेश समझ जाता है और उसे जाते हुए कहता है कि गुड बाय हनी, टेक केयर और मजे करना। देवेश वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ सलोनी बिल्डिंग में एक आंटी चिल्लाकर कह रही थी, अरे वो देवेश का बच्चा कहाँ गया, 10 दिन हो गए हैं अभी तक उसने इस महीने का किराया नहीं दिया। जिस पर उसकी बेटी उसे समझाते हुए कहती है, देवेश आता ही होगा, आप पहले शांत हो जाए और अभी तो 10 ही दिन हुए हैं, उसने कहा है न कि वो किराया दे देगा। तभी किसी ने घर का बेल बजाया और लड़की जाकर दरवाजे को खोलती है और देखती है कि वहां देश खड़ा है। देवेश लड़की से कहता है कि और सिस्टर कैसी हो, यूपीएससी की तैयारी कैसी चल रही है। जिस पर लड़की कहती है कि भाई देवेश आप आ गए, मेरी माँ आपका ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो आंटी देवेश को देखती हैं तो उस पर चिल्लाने लगती हैं कि तुमने अभी तक रूम का किराया क्यों नहीं दिया। देवेश कहने लगता है कि आंटी मैं बस आपसे नमस्ते करने आया हूँ, क्योंकि मैं अब यहाँ से इस जगह छोड़कर जा रहा हूँ, आपने मेरा इतना ख्याल रखा उसके लिए शुक्रिया। आंटी का गुस्सा तुरंत ही गायब हो जाता है और कहने लगती है कि बेटा देवेश, क्या सच में तुम जा रहे हो, क्या तुम्हारा आगे का कोई प्लान है। ठीक है, जहाँ जाओ खुशी से रहना है और अगर याद आए तो हम तो हैं ही। देवेश भी मन में सोचता है कि आंटी सिर्फ दिखावा करती हैं कि वो कितनी गुस्सल है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी है, एकदम नारियल की तरह। देवेश उन्हें 15,000 रुपये भेज देते हैं और वहां से चला जाता है। दोनों माँ बेटी उसके सामान के साथ उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आते हैं। उसकी कार को देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तब देवेश उन्हें अपनी सब झूठी अमीर होने वाली बात बताता है कि वो एक अमीर बेटा है और वहां से दोनों से विदा लेकर चला जाता है और दोनों पीछे उसे जाते हुए देखते ही रह जाते हैं। देवेश अपने द डार्क मून होटल में आता है और वहां का खाना एंजॉय करता है और कहता है कि बहुत बढ़िया, मानना पड़ेगा 5 स्टार होटल की बात ही अलग है। तभी उसके फ़ोन पर यामी का मैसेज आता है कि मैं कंपनी के बाहर खड़ी हूं, क्या तुम मुझे पिकअप करने आ सकती हो। जिस पर देवेश भी मैसेज करता है, क्यों नहीं, मैं अभी वहां 15 मिनट में पहुंचता हूं। 15 मिनट बाद देवेश कंपनी के बाहर पहुंचता है, वही यामी खड़ी थी। यामी देवेश को देखकर कार में अंदर बैठ जाती है। तभी देवेश यामी से कहता है कि मिस यामी, क्या आप पहले कैबर पर ऑर्डर कर देंगी। यामी कहती है कि क्या क्या ऑर्डर। जिस पर देवेश उसने कहता है कि अरे टैक्सी का ऑर्डर। मिस यामी, अगर आप ऑर्डर नहीं करेंगी तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, ये समय पैसे बनाने का है। जिस पर यामी भी हंसती हुई कहती है कि ठीक है, ये लोग हो गया ऑर्डर।
आगे की कहानी में क्या होगा मिस यामी और देवेश के साथ जब दोनों घर पर पकड़े जाएंगे। यामी मन में सोचती है कि इस 100 करोड़ की जैगुआर एफ कार को चलाने से पहले देवेश बहुत ही काबिल एम्प्लॉय था, और यहाँ तक कि उसने बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड भी जीता था। खैर अब तो कंपनी से निकाला जा चुका है, लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि यह इस टैक्सी ड्राइवर की जॉब को सीरियसली लेकर मेहनत कर रहा है। जरूर इसमें इसके पीछे कोई मोटिव होगा, हालांकि मैं नहीं जानती कि वह क्या होगा। इधर देवेश के मन में खुशी के मिनी बम फूट रहे थे। सोच रहा था कि यार ये यामी कितनी सुंदर है और कितनी अच्छी है और यह कितनी हम्बल है, मन करता है कि इन्हें ही अपना गर्लफ्रेंड बना लूं। वैसे भी ये मेरी पहली क्रश है। पहले तो मैं इनके लेवल का नहीं था बॉयफ्रेंड बनने के लिए, लेकिन अब तो मेरे पास पैसा ही पैसा है। अब मैं इन पर इम्प्रेशन जमाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगा। मेरे अंदर पहले पूजा को छोड़ने का थोड़ा दुख था, लेकिन अब आज के कारनामे के बाद उसके प्रति सारा मोह खत्म। अब से मैं इन्हीं पर फोकस करूंगा। तभी यामी देवेश से कहती है कि क्या सोच रहे हो, हम कहाँ चलने वाले हैं। देवेश कहता है कि मिस आपने जहाँ जाने के लिए ऑर्डर किया है। तभी वहाँ कार में सारा आ जाती है, जिसे अचानक देखकर देवेश घबरा जाता है, जिस पर सारा रहती है कि चिंता मत करो मास्टर, मुझे वो नहीं देख सकती। जिस पर देवेश यामी को देखते हुए एक आराम की सांस लेता है, और फिर सारा कहती है कि वाह मास्टर, क्या ही टॉप क्लास की सुंदर औरत को तुमने अपने कार में बैठाया है। सिस्टम इसे 90 पॉइंट की रेटिंग देती है। सच में ये तो कमाल की लग रही है, इसके फिगर के तो कहने ही क्या, इसका साइज तो एफ है। और सारा इतना ही कह पाई थी कि देवेश शर्माते हुए उसे चुप कर देता है, जिस पर सारा समझ जाती है और वह आगे कहती है कि मास्टर बधाई हो, अपने सफलतापूर्वक दूसरा ऑर्डर ले लिया है, और सिस्टम आपको 2 सुंदर और हॉट लड़कियों की मदद के लिए आपको रिवॉर्ड के रूप में 10,000 पॉइंट देती है, और आपका मिशन लगभग 50% होने वाला है। तभी यामी बोलती है कि क्या हुआ देवेश, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, तुम चल क्यों नहीं रहे हो। देवेश कहता है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आपकी मीटिंग सही नहीं गई है। क्या आपको कोई दिक्कत है, क्या वो पर्सनल है या बिजनेस को लेकर है। यामी कहने लगती है कि बिजनेस को लेकर है। दरअसल कंपनी चाहती है कि 10 से 12 दिनों में एक लंच इवेंट हो, लेकिन सभी 5 स्टार होटल पहले से ही बुक है। मैं इसी को लेकर थोड़ी चिंता में हूँ, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँ। देवेश कहता है कि क्या आपने द डार्क मून होटल को चेक किया, वो तो आपकी कंपनी के लिए पर्याप्त होगी। यामी कहती है कि तुम इतना क्रेजी ना बनो। द डार्क मून होटल दिल्ली के महंगे लग्जरी 5 स्टार होटल में से एक है। मैं पैसे खर्च करने से नहीं डरती, लेकिन उसे बुक करने के लिए बड़े बड़े कनेक्शन की या किसी बड़े आदमी की ज़रूरत पड़ती है। देवेश कहता है कि अरे मिस, यह जरूरी नहीं है कि यही होगा। जीवन जो है न, वो संघर्ष, प्रयासों और आश्चर्य से भरा पड़ा है। अब आप आज सुबह को ही देख लीजिए, जब आप मुझसे मिली थी। हो सकता है कि वहाँ भी कोई सरप्राइज हो। जिस पर यामी हंसते हुए कहती है, वाह क्या बात है, क्या ही फिल्मी डायलॉग लपेट कर मारा है। लेकिन चलो फिर एक बार कोशिश करके देख ही लेते हैं। मोनो और कार सीधे द डार्क मून होटल ले चलो। जिस पर देवेश बिल्कुल किसी एक्शन हीरो की तरह कार को पूरा 180 डिग्री पर घूमता है और डार्क मून होटल की तरफ चल पड़ता है। जिस पर यामी डरते हुए कहती है कि वाह क्या बात है, तुम तो एकदम एक्सपर्ट निकले। कुछ देर चलने के बाद यामी कहती है कि चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर मैं उनसे बात नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारा किराया नहीं दूंगी, और अगर हम उनसे बात कर पाए तो मैं तुम्हें एक रिकॉर्ड दूंगी, जो भी तुम चाहोगे। देवेश एक कातिल हंसी हंसते हुए कहता है कि तो डील पक्की रही। रिवॉर्ड के रूप में आपको 10 दंड बैठक करना पड़ेगा, वो भी मेरे सामने। यामी कहती है कि दंड बैठक क्या होती है। जिस पर देवेश कहता है, अरे यार, क्या तुम जिम नहीं जाती हो, चलो फिर गूगल सर्च कर लो, तब तुम्हें पता चल जाएगा। यामी फ़ोन पर सर्च करती है और देखकर उसके गाल लाल हो जाते हैं, और कहती है कि यह तुम्हारे सामने करना तो बहुत SHAMEFU है। देवेश कहता है कि आप तैयार हैं कि नहीं, वैसे भी शर्त की बात आपने की थी, मैंने नहीं। यामी मन में सोचने लगती है कि मान जाती हूँ, वैसे भी जूनियर मैनेजर ने वहाँ पहले ही बात कर लिया था और वहाँ कोई भी इवेंट हाल हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। यामी कहती है, अच्छा दंड बैठक ही ना, चलो अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। कुछ देर बाद वे दोनों ही द डार्क मून होटल पर पहुंच जाते हैं और दोनों अंदर जाते हैं। यामी रिसेप्शन पर खड़ी महिला से नमस्ते करते हुए कहती है कि मेरा नाम यामी सिंह है, मैं आपके मैनेजर रविंद्र जी से कुछ बात करना चाहती हूँ।
पीछे देवेश हाथ हिलाता है और उसे अपने बारे में कुछ कहने से मना कर देता है। वह रिसेप्शन वाली महिला सोचती है कि लगता है कि ये बॉस की नई गर्लफ्रेंड है, वो उसके सामने अपने गरीब होने का दिखावा कर रहे हैं फिर से। लेकिन ये उनकी एक्स गर्लफ्रेंड से 1000 गुना सुंदर है, मुझे जल्दी से जाकर मैनेजर मिस्टर रविंद्र जी को बताना होगा। महिला यामी से कहती है, नमस्ते मिस, आप दोनों पहले बैठक में जाएं, तब तक मैं मैनेजर रविंद्र जी को बता देती हूँ। कुछ देर बाद मैनेजर वहां आता है और यामी से हाथ मिलाते हुए कहता है कि मुझे देरी से आने के लिए माफ़ कीजिएगा। यामी मैनेजर से कहती है कि मैनेजर रविंद्र, मैं यामी सिंह हूँ, RDJ ग्रुप ऑफ कंपनी से। हमारी कंपनी एक लंच इवेंट करना चाहती है, क्या हाल फिलहाल में द डार्क मून होटल का इवेंट हॉल मिल सकता है? यामी मन में सोच रही होती है कि मुझे इनसे कोई आशा नहीं है, मैंने तो पहले ही सोच रखा है क्योंकि RDJ ग्रुप की इतनी पहुंच नहीं है। इधर पीछे खड़ा देवेश मैनेजर को इशारा कर रहा था, अबे मान भी जा। मैनेजर हूं करते हुए कहता है कि ठीक है, आप कब के लिए चाहती हैं? उसके लिए मैं अरेंज कर सकता हूं। यामी खुश होकर कहती है कि क्या सच में? मैनेजर रविंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कंपनी का 10 दिन में लंच इवेंट का प्लान है। मैनेजर रविंद्र भी हंसते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सब अरेंज कर दूंगा मिस यामी, मैं आपको पूरा मदद करूंगा कोऑपरेट करने में। दोनों बाहर आकर अपने कार में बैठ जाते हैं। तब यामी कहती है कि देवेश, तुम तो वरदान साबित हुए, तुमने कहा और सच हो गया, तुम तो सच में कमाल के हो। जिस पर देवेश कहता है कि मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कि ये दुनिया पूरे आश्चर्य से भरी पड़ी है। चलिए इन सभी बातों को एक तरफ कीजिए और मेरे साथ इन शब्दों का खेल न खेलिए, अपनी शर्त को पूरा कीजिए। यामी के गाल लाल हो जाते हैं और कहती है कि क्या तुम्हें अभी तक याद है, मैं RDJ कंपनी की जनरल मैनेजर हूँ, भला मैं क्यों अपनी शर्त और किए वादे से पीछे हटूंगी? देवेश कहता है कि तो फिर शुरू हो जाए। यामी कहती है कि क्या? अरे अरे नहीं, इस कार में कैसे होगा, क्या हम घर चलकर इस बारे में बात करें? इस पर देवेश कहता है कि हाँ वही ठीक रहेगा, तो चलिए फिर। देवेश तेजी से कार भागते हुए ले चलता है। इधर यामी का तो इतनी तेज कार चलने की वजह से होश उड़े हुए थे और वो सोच रही थी, क्या सिर्फ कुछ दंड बैठक को देखने के लिए ये इतना तेज कार चला रहा है? दोनों यामी के घर पहुंच जाते हैं, दोनों अंदर चले जाते हैं। देवेश वही सोफे पर बैठ जाता है। यामी शर्माते हुए देवेश से कहती है कि क्या तुम सच में मुझे ये करते हुए देखना चाहते हो अभी? देवेश कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए देर मत कीजिए। यामी कहती है कि मैं पहले ही बता देती हूँ कि इस तरह का जिम एक्सरसाइज मैंने पहले नहीं किया है, तो गलती होने पर कोई शिकायत मत करना। देवेश मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे मैं बिल्कुल भी शिकायत नहीं करूँगा। यामी फिर अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ते हुए दंड बैठक करने लगती है। यामी के इस तरह के पोज के कारण देवेश के डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है और उसके नाक से खून आने लगता है। तभी पीछे से दरवाज़ा खुलता है और एक 45 या 50 साल का आदमी अंदर आता है और इन दोनों को ये सब करते देख गुस्से से कहता है, क्या क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये सुनकर दोनों ही घबरा जाते हैं। आखिर ये आदमी है कौन? क्या देवेश की अब पिटाई होगी या कुछ और? यामी घबराते हुए कहती है कि पिताजी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यामी के पिता गुस्से में कहते हैं कि क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था? हाँ। क्या मुझे बाहर कार में ही होना चाहिए था? हाँ। यामी घबराते हुए अपने पिता से कहती है, पिताजी आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरा नया योगा टीचर है। इधर देवेश के भी पसीने आ रहे थे और मन में सोच रहा था कि अरे बाप रे, क्या ही गलत टाइमिंग है यार। यामी के पिता गुस्से में कहते हैं, तुम क्या सोचती हो, मुझे नहीं पता कि योगा टीचर कैसे होते हैं? और वे सीधे घर में आ जाते हैं यहाँ और ऐसे दूर से घूर कर देखते हैं। यामी घबराते हुए कहती है, अरे नहीं पिताजी, ये बहुत एडवांस योगा टीचर है, ये प्रैक्टिकल की जगह केवल वर्बल थ्योरी ही बताते हैं। यामी के पिता कहते हैं, तुम उसकी साइड लेना बंद करो, मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। उधर सोफे पर देवेश सिर पर हाथ रख सोच रहा था कि वैसे योगा टीचर की जॉब भी अच्छी होती है, काश मैंने पहले कोई योग की ट्रेनिंग ली होती। तभी उसके पास यामी के पिता आकर बैठ जाते हैं। उनके अचानक उसके पास बैठ जाने से देवेश घबरा जाता है। यामी के पिता उसे गुस्से से घूरते हुए पूछते हैं, ओ ए लड़के, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो? देवेश उन्हें इतने गुस्से में देखकर घबराते हुए कहता है कि मेरा नाम देवेश है और मैं ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का काम करता हूँ।
जिस पर यामी के पिता मुंह बनाते हुए कहते हैं, क्या ही मजाक कर रहे हो? क्या तुम कोई स्पोर्ट कार चलाते हो जो मेरी बेटी तुम्हारे साथ आएगी? देवेश सिर पर हाथ रखते हुए कहता है कि हाँ, सच कहूँ तो हाँ, मैं स्पोर्ट कार ही चलता हूँ कैबर में। बाहर मेरी ही कार खड़ी है। यामी के पिता कहते हैं, क्या बाहर खड़ी जैगुआर कार तुम्हारी है? फिर वे देवेश के कंधों को थपथपाते हुए कहते हैं कि तुम उन बिगड़े हुए लड़कों से ज़्यादा समझदार हो, अब मुझे अपनी बेटी का तुम्हारे साथ होने में कोई दिक्कत नहीं है। देवेश मन में सोचने लगता है, क्या ये कोई क्रिकेट मैच चल रहा है जो एक ही बल पर सब खेल ही बदल गया? इनका टोन तो बिल्कुल ही बदल गया। तभी यामी अपने पिताजी को समझने लगती है कि पिताजी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में। जिस पर यामी के पिता कहते हैं कि हाँ, यंग लोगों की बातें हमें कहाँ समझ में आएंगी। और हाँ, मैं ये कहने आया था कि तुम दोनों साथ में यामी के दादाजी के 80वें जन्मदिन पर घर आ जाना और परिवार के बाकी बचे लोगों से मिल लेना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ और तुम दोनों जो भी कर रहे थे उसे जारी रख सकते हो। और वे वहाँ से चले जाते हैं। यामी फिर देवेश से कहती है कि लगता है कि पिताजी ने हम दोनों के बारे में गलत समझ लिया है। देवेश कहता है कि कोई बात नहीं, हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं, और वो मिस यामी के थाई घुटने के ऊपर का हिस्सा को टच करता है, जिसके कारण यामी का चेहरा लाल हो जाता है और वह तुरंत ही देवेश को धक्का दे देती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? देवेश कहता है कि आपके मसल्स बहुत कमज़ोर हैं, आपको अपने मसल्स को मजबूत बनाने के लिए कुछ पैरों वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। देवेश की बातें सुनकर यामी मन में सोचने लगती है, लगता है कि मैं ही गलत समझ लिया था, वो तो सिर्फ मेरा मसल्स चेक कर रहा था। तभी देवेश के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। देवेश मैसेज खोलकर देखता है तो उसमें उसे एक होटल में उसके कंपनी के सहयोगियों ने उसे फेयरवेल के लिए बुलाया था। इसे देखने के बाद देवेश अपना फ़ोन अपने जेब में रखता है और जाते हुए कहता है कि मिस यामी, मुझे एक काम है तो मैं चलता हूँ, लेकिन हाँ, अगली बार बाकी के 9 को करना होगा। यामी कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, तुम देवी कहीं के, धीरे से कहा। देवेश अपना कार लेकर उस होटल के लिए निकल जाता है जहाँ का एड्रेस उसके फ़ोन में आया था, और उसी होटल में पहुँच जाता है और उसके अंदर पहुँचता है। वहीं एक लड़की देवेश को बुलाते हुए कहती है, हे देवेश, यहाँ हम लोग यहाँ हैं, हमने तुम्हारे लिए एक सीट पहले से ही रिजर्व करके रखी है। देवेश वहाँ उन लोगों के पास पहुँचता है। इस लड़की का नाम श्वेता था। वहाँ टेबल पर कई लोग बैठे थे। ये लोग वही थे जिनके साथ देवेश पहले काम करता था एड डिपार्टमेंट में। श्वेता देवेश से कहती है कि देवेश, तुम्हें इतने गुस्से में आकर जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, तुम तो जल्द ही प्रमोट होने वाले थे, तब तुम डायरेक्ट बन जाते। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि तुम गलत कह रही हो, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी परफॉर्मेंस इसके परफॉर्मेंस से बुरी थी? और तुम कैसे जानती हो कि डायरेक्टर का पद इस देवेश को ही मिलता? जिस पर श्वेता कहती है कि देवेश का परफॉर्मेंस तुमसे अच्छा था, तो स्वाभाविक रूप से डायरेक्ट का पद उसे ही दिया जाता। वो लड़का हंसते हुए कहता है कि लेकिन अब नहीं, अब ये तो निकल जा चुका है, और मैं तो सुना है कि डायरेक्टर का पद मिस्टर रवि को दिया जा रहा है ना मिस्टर रवि? जिस पर रवि कहता है, हाँ ये सच है, मैं जल्दी डायरेक्टर बन जाऊंगा, उसके लिए मैं बाद में तुम सबको 5 स्टार होटल में ट्रीट दूंगा। जिस पर सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि मिस्टर रवि, आप बेस्ट है। फिर वो कहता है, लेकिन आज का मैं मुद्दा देवेश है, तो हमें देवेश पर ही फोकस करना चाहिए। देवेश कहता है कि क्या बात है, लगता है कि तुम दोनों मुझसे मिलने नहीं बस शो ऑफ करने आए हो। जिस पर रवि कहता है कि अरे नहीं देवेश, तुम हमें गलत समझ रहे हो, हम सब तुम्हारे बारे में बहुत चिंता कर रहे थे, और तुम्हारा अब आगे का क्या प्लान है, क्योंकि यहाँ इस बड़े शहर में रहना इतना आसान नहीं है। क्या तुम अपने परिवार में जा रहे हो? जिस पर वह दूसरा लड़का कहता है कि कौन सा परिवार, ये तो एक अनाथ है, इसका कोई घर नहीं है, ये कहीं नहीं जा सकता। क्या देवेश ऐसे ही अपनी बेइज्जती करवाता रहेगा या फिर कोई जवाब भी देगा? रवि बियर उठाते हुए कहता है कि अच्छा ये बात है, मैं कुछ प्रॉपर्टी डीलरों को जानता हूँ, क्यों न तुम मेरे घर आओ, वहीं मैं तुम्हें सबसे मिलवा दूंगा। देवेश थोड़ा अपनी आंख सिकोड़ते हुए कहता है कि तुम मेरे और मेरे काम के बारे में चिंता मत करो, मैं इस समय ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का काम कैबर कंपनी में कर रहा हूँ, और मैं इस समय भी काम कर रहा हूँ, तो मैं आज रात ड्रिंक नहीं कर सकता। तभी वहाँ एक वेटर दौड़ते हुए आता है और चिल्लाकर कहता है, सुनो, नीचे खड़ी जैगुआर एफ कार किस कस्टमर का है? देवेश तुरंत मुड़कर कहता है कि क्या हुआ जैगुआर के साथ?
कुछ लोग छज्जे से नीचे देखकर बातें कर रहे थे। एक बोला, क्या बात है यार, ये तो सच में जैग्यूर एफ स्पोर्ट कार पार्क है। दूसरा कहता है कि ऐसा लगता है कि ये 80 करोड़ से ऊपर की कार है। सुपर रिच लोग ही इस तरह की महंगी कार को खरीद सकते हैं। वेटर कहता है कि वो कार दूसरे कारों का रास्ता ब्लॉक किए हुए और मैं उसके मालिक को बताना चाहता हूं कि अपनी कार को साइड में लगा दे। रवि के बगल बैठा हुआ दूसरा लड़का देवेश को देखकर कहता है कि अबे फटीचर, लोग जैग्यूर की बात कर रहे हैं, तेरी टूटी खटारा की नहीं कभी देखी भी है, तू क्यों पूछ रहा है? वैसे भी तेरी खटारा को क्यों ही लोग देखेंगे? देवेश मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, वैसे वो जैग्यूर कार मेरी ही है, तो ऑफ कोर्स मैं ही उसके बारे में पूछूंगा। और उन सभी को उस कार की चमचमाती चाबी को दिखाता है। देवेश के हाथ में जैग्यूर कार की चाबी को देखकर वहां सभी के तो होश ही उड़ जाते हैं। और रवि तुरंत ही देवेश के पास आकर कहता है कि क्या सच में? क्या तुम अनाथ नहीं हो? तुम कहां से एक स्पोर्ट कार खरीदने के लिए इतना पैसा पा गए? इस बार रवि की आंखों में वो घमंड नहीं दिख रहा था जो अभी कुछ देर पहले दिख रहा था, अब तो उसकी आंखों में बस लालच दिख रहा था। देवेश थोड़ा गुस्से में कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या एक अनाथ के पास पैसे नहीं हो सकते? क्या ही लालची लोमड़ी की आंख है? देवेश वहां से मुड़ता है और सबसे कहता है कि मैं नहीं सोचता कि मुझे दोबारा रात का खाना खाना चाहिए, मैं पहले ही खा चुका हूं। और वह फिर श्वेता की तरफ मुड़ता है और कहता है कि श्वेता, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। अब भला कोई एक लग्जरी स्पोर्ट कार का मजा क्यों नहीं लेना चाहेगा? श्वेता तुरंत ही उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और वह सभी से कहती है कि माफ़ कीजिएगा सभी, मैं अब चलती हूँ। दोनों जाने लगते हैं, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, ज़रा रुको। देवेश रुक जाता है, तभी रवि उसके पास तेजी से आता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है और एक झूठी हंसी हंसते हुए कहता है कि बड़े भाई यार, इतना जल्दी मत करो, ये बस हम जैसे छोटे लोगों का देखने का नज़रिया है, प्लीज़ मेरे साथ आकर बैठ जाओ। मैं पहले तुम्हारे बारे में गलत था, मुझे माफ़ कर दो। देवेश उससे अपने हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, अब तो तुम डायरेक्टर बनने जा रहे हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम लोग मुझसे दूर रहो। देवेश वहां से श्वेता को लेकर बाहर चला जाता है और रवि उन्हें जाते देखता और पछताता रह जाता है। तभी एक लड़की पीछे से कहती है कि कैसे लोग हैं ये, अभी कुछ देर पहले ही उसकी इंसल्ट कर रहे थे और अब उसके सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। रवि यह सुनकर सोचने लगता है कि कहाँ जाकर वो अपना मुंह छुपाए। देवेश और श्वेता कार में बैठ जाते हैं। देवेश कार का एक्सीलेटर दबाता है जिससे कार आवाज करने लगती है और ऊपर के सभी लोग दोनों को नीचे देखने लगते हैं। देवेश वहां से 80 की स्पीड में कार भगाता है। कार उस रात में सड़क पर काफी तेज चल रही थी और श्वेता इन सब का मजा ले रही थी। कुछ देर बाद वो अपना सिर हिला रही थी, मानो कि कुछ समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। और फिर वो अंत में देवेश से पूछ ही पड़ती है कि देवेश, मैं तुम्हारे साथ काफ़ी लंबे समय से काम कर रही थी, लेकिन मैं जानती नहीं थी कि तुम इतने अमीर हो। देवेश कहता है कि हाँ वो अच्छा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अक्सर मैं दूसरे लोगों की तरह अपने अमीर होने का दिखावा नहीं करता जब तक कि ज़रूरत ना हो। और देवेश हंसने लगता है। तभी वहां सारा आ जाती है और कहती है कि मास्टर, आप तो बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं, और आप अभी कुछ देर पहले ही कार को होटल से तेजी से भगाया ताकि लोग देखें। सारा की बातें सुनकर देवेश उसे चुप करा देता है। श्वेता कहती है कि क्या तुम्हारे ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर वाली बात सच है जो कि तुमने कहा था? देवेश हंसते हुए कहता है कि हाँ, ये सच है, मैं किसी को मूर्ख नहीं बना रहा था। और फिर फ़ोन दिखाते हुए कहता है कि श्वेता, मुझे सपोर्ट दिखाने के लिए क्या तुम ऑर्डर करना चाहोगी? श्वेता कहती है कि ठीक है, जब तुम कह ही रहे हो तो मैं कैसे सपोर्ट करने से पीछे रह सकती हूँ। तभी देवेश के सिस्टम से मैसेज आता है कि पैसेंजर ने ऑर्डर तो कर दिया है, लेकिन उनकी ब्यूटी रेटिंग 88 पॉइंट है, मिशन के लिए 90 पॉइंट की ज़रूरत होगी। देवेश मन में सोचने लगता है कि क्या सिस्टम सिर्फ 90 से ऊपर की रेटिंग वाले लोगों की ही गिनती करता है? श्वेता इतनी सुंदर है तो क्या तुम 2 पॉइंट और नहीं दे सकते थे? ये साला ठरकी सिस्टम कहीं का। तभी श्वेता कहती है कि देवेश, तुम रुक क्यों गए? देवेश कहता है कि श्वेता, किसी औरत को और चार्मिंग बनाने के लिए तुम क्या करती हो? जिस पर श्वेता कहती है कि अपने आप को और आकर्षक बनाने के लिए कोई कठिन काम नहीं करना पड़ता। देवेश पूछता है कि तो आप सामान्यतः क्या करती हैं?
जिस पर श्वेता अपने बैग से एक मेकअप किट निकलती है, थोड़ा मेकअप करती है और अपने शर्ट के 2 बटन को खोल देती है और अपने बालों को भी खोल देती है और एक पैर पर दूसरा पैर रखकर एक स्टाइलिश पोज बनाते हुए कहती है कि अब क्या कहते हो मिस्टर देवेश। ये सब कांड होते देख देवेश का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया और उस सिस्टम से कहता है कि फिर से स्कैन करो श्वेता की रेटिंग को। सिस्टम से आवाज़ आती है, स्कैन पूरा हुआ, पैसेंजर की रेटिंग 90 पॉइंट, जो कि मिशन की आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसके लिए आपका काम 15% और पूरा हुआ और आपको दिल्ली एनसीआर के प्लेटिनम एरिया में विला दिया गया है। आप उनके सेल्स मैनेजर से मिलकर ये ले लीजिए। देवेश खुशी से बोल पड़ता है कि क्या बात है। इधर देवेश को ये सब हरकतें करते देख श्वेता को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। देवेश श्वेता के घर के सामने आ जाता है और कार रोक देता है। श्वेता कहती है कि देवेश, क्या तुम बात करने के लिए मेरे साथ घर में चलोगे? आज मेरे पति बिजनेस के लिए कहीं गए हैं। देवेश को तो कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन वो कहता है कि दरअसल आज मुझे थोड़ा काम है, क्यों ना तुम अपने पति का इंतजार करो, हम अगली बार बात करेंगे। श्वेता कार से उतर जाती है और उसे गुड बाय करती है और मन में सोचती है कि यह कुछ समझ नहीं पाया कि मैं क्या कहना चाह रही थी। देवेश अगली सुबह प्लेटिनम एरिया के सेल्स डिपार्टमेंट में आ जाता है। क्या देवेश को विला मिलेगा या फिर नहीं? क्या यहाँ पर भी उसे फटीचर ही समझा जाएगा? एक लड़की कुछ सामान ले जा रही थी, तभी वो देवेश को देखती हैं। देवेश, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये बोलने वाली कोई और नहीं, यही लड़की थी। इसका नाम जोया है, जो कि पहले देवेश के साथ ही एड डिपार्टमेंट में काम किया करती थी, लेकिन इसने बहुत पहले ही वह जॉब छोड़कर यहाँ काम करने लगी थी। देवेश हंसते हुए कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे मैनेजर से मिलने आया हूँ और कुछ रियल स्टेट के कागजात लेने आया हूँ। जोया देवेश को पकड़कर बाहर ले जाते हुए कहती है कि देवेश, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ एक सेट ही 20 करोड़ से ऊपर के होते हैं, कौन सा सेट तुम अफोर्ड कर सकते हो? तभी एक लड़की की आवाज़ आती है, तुम क्या कर रही हो? वो लड़की जोया को देवेश से दूर करती है। जोया कहती है, मैनेजर सोफिया। ये लड़की और कोई नहीं, यहाँ की मैनेजर सोफिया जॉन। सोफिया देवेश का हाथ पकड़कर कहती है कि आप मिस्टर देवेश राय है। आई एम राइट, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। चलिए मैं आपको पहले आपका रूम दिखा देती हूँ, या फिर पहले इस जगह की सारी डिटेल बताना चाहिए? जोया मैनेजर का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मैनेजर, आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। ये मेरे पुराने ऑफिस का सहकर्मी था, ये यहाँ प्लेटिनम एरिया का हमारा एक विला भी नहीं ले सकता है। मैनेजर सोफिया जोया की बातें और हरकतों से गुस्से में उससे अपना हाथ छुड़ाती हैं और कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो? जाओ HR डिपार्टमेंट में और अपनी सैलरी जाकर देखो और मुझे यहाँ दोबारा मत दिखाई देना। जोया कहती है कि मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, वास्तव में मैं इसे जानती हूँ और मैं इसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैनेजर कहती है कि पागल इडियट, तुम कुछ नहीं जानती हो। मिस्टर देवेश ने प्लेटिनम एरिया के 9 विलों को खरीदा है और तुम कह रही हो कि ये तुम्हारे साथ काम किया करते थे। सुन लिया, क्या तुम अब संतुष्ट हो? जाओ और अपना रिजाइनिंग लेटर लेकर निकल जाओ यहाँ से। मैनेजर सोफिया देवेश के सामने अपना सिर झुकाते हुए कहती है, माफ़ कीजिएगा मिस्टर देवेश, ये एम्प्लॉय कुछ ज़्यादा ही तनाव में है, इसके वजह से इसका मेंटल हेल्थ खराब हो गया है, तभी ये बहकी बहकी बात कर रही है। ये आपके लिए एक बुरा अनुभव रहा है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। देवेश कहता है कि अरे कोई बात नहीं, आप क्यों माफ़ी मांग रही है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसे भूल जाए, ऐसा समझिए ये कुछ हुआ ही नहीं था। वैसे मेरे घरों के कागजात मुझे मिल सकते हैं क्या? मैनेजर सोफिया मन में सोचती है कि ये यंग मैन तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर दूसरे अमीरों की तरह घमंड नहीं है, और एक एम्प्लॉय को बुलाती है जो कुछ लिफाफे और कुछ चाबियां लेकर आता है। मैनेजर कहती है कि मिस्टर देवेश, ये रहे 9 विलों के कागजात और उनकी चाबियां, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें कह सकते हैं। देवेश उन सभी कागजातों और चाबियों को लेकर कार में बैठ जाता है और वहां से चला जाता है। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है। ये मैसेज श्वेता ने किया था, उसने उसमें लिखा था कि मैंने सुना कि मिस्टर रवि और उनके साथी दोनों को HR डिपार्टमेंट ने निकाल दिया है। देवेश ये पढ़कर सोचता है कि ये नहीं हो सकता, मैंने तो उन्हें छोड़ दिया था, फिर भी वे दोनों निकाले गए, ये तो बहुत तेज हुआ यार। देवेश यामी को मैसेज करता है कि क्या तुमने मिस्टर रवि और उनके साथी को निकाला है? यामी मैसेज करती है कि ये न्यूज़ तो बहुत तेज़ी से फैल गई है। हाँ, मैंने ही उन दोनों को निकाला है,
जब मैं उन दोनों से तुम्हारे निकाले जाने का कारण पूछा तो उनके पास कोई बढ़िया जवाब नहीं था, इसलिए उन्हें निकाल दिया। देवेश मैसेज करता है कि अब आगे का क्या प्लान है, एड डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के बारे में। यामी मैसेज करती है कि ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। देवेश मैसेज करता है कि नहीं, मैं अपने ड्राइवर के काम से बहुत खुश हूँ, मेरे हिसाब से तुम्हें नकुल शास्त्री को डायरेक्ट बना देना चाहिए। यामी मैसेज करती है कि ठीक है, वैसे मेरी कार अभी तक ठीक होकर नहीं आई है, क्या तुम यहाँ आकर मुझे ऑफिस तक छोड़ दोगे? देवेश मैसेज करता है कि बिल्कुल मिस, ये टैक्सी ड्राइवर आपकी खिदमत में हाजिर है। तभी सारा देवेश के पास आकर रहती है कि मास्टर सिस्टम का नया टास्क आ गया है, अगर आप 5 स्टार रेटिंग पाते हैं तो आपको 2 लाख स्किल पॉइंट और आपका काम 25% और पूरा हो जाएगा। देवेश यामी के पास पहुंच जाता है और उसे कार में बैठा लेता है, यानी से कहता है कि 5 स्टार रिव्यू देना मत भूलन। यामी कहती है कि क्या तुम 5 स्टार रिव्यू चाहते हो? देवेश कहता है कि हाँ बिल्कुल चाहता हूँ। यामी कहती है कि ऐसा क्या, ठीक है क्यों ना मैं ऐसा करूँ, 9 दंड बैठक के बदले में तुम्हें 5 स्टार रिव्यू दे दूँ, ठीक रहेगा ना? देवेश यामी के एकदम पास चला जाता है, जिसके कारण यामी की धड़कनें बढ़ जाती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? देवेश कहता है कि मुझे 5 स्टार रिव्यू नहीं चाहिए, मुझे वो 9 दंड बैठक ही चाहिए, एक भी मिस नहीं होना चाहिए, उसके आगे ये 5 स्टार रिव्यू क्या है? देवेश ये सब यामी को सीट बेल्ट लगाते हुए कह रहा था। यामी के गाल लाल हो जाते हैं और कहती है कि ठरकी कहीं के। देवेश यामी की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। देवेश यामी को उसके ऑफिस के बाहर छोड़ देता है। तभी वहां श्वेता आ जाती है और कहती है, मिस यामी देवेश। उसे देखकर यामी चौंक जाती है। देवेश श्वेता को हाई करते हुए कहता है कि मैं तो बस एक टैक्सी ड्राइवर हूं, मैं तो मिस यामी को यहां छोड़ने आया था। श्वेता मन में सोचने लगती है कि ये दोनों इतना घबरा क्यों रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तभी श्वेता के दिमाग की बत्ती जलती है और सोचती है कि इसमें कोई शक नहीं कि वे दोनों, रवि और उसका साथी, क्यों यहाँ से निकाले गए और मुझे बता भी नहीं रहे थे। अच्छा, तो देवेश प्रेसिडेंट जनरल मैनेजर के साथ है, ऐसा लगता है कि यहाँ मेरे लिए कोई चांस नहीं है। श्वेता को सोचते देख यामी कहती है कि काम का समय हो गया है, चलो हम दोनों साथ चलते हैं। श्वेता कहती है कि हाँ मिस यामी। दोनों चले जाते हैं। तभी देवेश का फ़ोन डिंग करता है। देवेश फ़ोन देखता है, उसमें उसे 5 स्टार रिव्यू मिला था और वो कहता है कि ये लड़की बोलने में तीखी है लेकिन अच्छी है। क्या सच में देवेश और यामी का चक्कर चल रहा है या फिर ये सब एक गलतफहमी है? देवेश के फ़ोन पर एक ऑर्डर आता है बसंत हाउस पर आने के लिए। देवेश उसे गूगल मैप पर चेक करता है। बसंत हाउस, चलो ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है मैं यह ऑर्डर ले लेता हूँ। वो ऑर्डर ले लेता है। तभी उसे ऑर्डर करने वाला कॉल कर देता है। देवेश कॉल उठाता है तो उसमें से एक लड़की की आवाज़ आती है, हेलो, क्या आप टैक्सी ड्राइवर हो? आपकी उम्र कितनी है, क्या मैं जान सकती हूँ? देवेश कहता है मैं अभी 25 का हुआ हूँ। वो लड़की कहती है, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर दीजिए, इसके बदले 5 स्टार रिव्यू आपको दूंगी, ये कैसा रहेगा? देवेश कुछ देर सोचता है, फिर कहता है ठीक है, डील पक्की। देवेश बसंत हाउस पर पहुंच जाता है, जो कि एक बड़ी बिल्डिंग थी। देवेश अंदर बिल्डिंग में जाता है। लड़की ने उसे जो रूम नंबर बताया था वो जाकर उसे नॉक करता है। वो लड़की दरवाज़ा खोलती है। देवेश कहता है कि मैं आ गया। वो लड़की देवेश के चेहरे को देखकर सोचने लगती है कि ये टैक्सी ड्राइवर तो बहुत हैंडसम है, ये तो मेरे साथ काम करने वाले लड़कों से तो बहुत अच्छा है। इस लड़की का नाम मुस्कान अग्रवाल है, जो कि एक एंकर है जो यूट्यूब और दूसरे मीडिया चैनलों पर लाइव स्ट्रीम करती है। मुस्कान देवेश का हाथ पकड़ते हुए अंदर लाती है। वहां एक अधेड़ उम्र की महिला उसे देखकर कहती है कि क्या तुम मुस्कान के बॉयफ्रेंड हो? देवेश कहता है हाँ, नमस्ते आंटी जी, मेरा नाम देवेश राय है। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी हंसते हुए कहता है कि बेटा तुम तो बहुत अच्छे दिखाते हो, जब मैं भी जवान हुआ करता था तो मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखाता था। वैसे बेटा तुम काम क्या करते हो? ये दोनों और कोई नहीं, मुस्कान की माता पिता थे। देवेश उन्हें मुस्कुराते हुए बताता है कि मैं टैक्सी ड्राइवर का काम करता हूँ। ये सुनकर मुस्कान के माता पिता चौंक जाते हैं और कहते हैं कि टैक्सी ड्राइवर? मुस्कान देवेश को पीछे करते हुए कहती है कि मम्मी और पापा, दरअसल इस समय टैक्सी ड्राइवर का काम खोलना भी काफ़ी प्रॉफिटेबल है, इसने ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए हैं।
मुस्कान के पिता कहते हैं कि क्या बिजनेस करने वाला है? क्या तुम्हें नहीं पता कि भारत में आधे से ज़्यादा स्टार्टअप तो कर्ज में है? बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। मैंने तो सोचा था कि तुम कोई स्टेबल सरकारी नौकरी वाले हो। मुस्कान बात बदलते हुए कहती है कि अरे मम्मी पापा, क्या आप दोनों अपने दोस्त की पार्टी में नहीं जा रहे हैं? मुस्कान के पिता कहते हैं वैसे टाइम तो हो गया है। मुस्कान कहती है कि मैं उससे कह देती हूँ कि आप दोनों को वहाँ छोड़ दें और मैं उसके साथ वहीं से शॉपिंग के लिए मॉल में चली जाऊंगी। देवेश सिर खुजलाते मुस्कुराते हुए बोला, माफ़ कीजिएगा, आज जो मैं कार चला रहा हूँ उसमें केवल 2 लोगों के लिए ही सीट है। अंकल और आंटी, आप दोनों को कोई दूसरी कार मंगानी होगी। मुस्कान के माता पिता का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वे सोचते हैं कि क्या ये कोई सनकी है। और मुस्कान को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सभी बिल्डिंग से निकलकर बाहर देवेश के पीछे पीछे पार्किंग में जाने लगते हैं। मुस्कान के पिता गुस्से में कहते जा रहे थे कि इस लड़की को यही लड़का प्यार में गिरने के लिए मिला था। अभी तक टैक्सी ड्राइवर था, अब मोटरसाइकिल ड्राइवर है, वो भी इसका बॉयफ्रेंड। मुस्कान की माँ भी गुस्से में कहती है कि अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो वे सब हम पर हंसते हंसते ही मर जाएंगे। इन दोनों के गुस्से वाली टोन में बातें करते देख मुस्कान बेचारी के तो डर और घबराहट से पसीने छूट रहे थे और वो इन सब से एकदम पीछे चल रही थी। देवेश आगे आगे चला जा रहा था, इन लोगों की बातें तो सुन ही नहीं रहा था। जब पार्किंग में पहुंच जाता है तो अपनी चाबी निकालता है और उसका बटन प्रेस करता है तो वहां खड़ी चमचमाती ब्लैक जैग्वार एफ कार का दरवाजा खुल जाता है और देवेश उसमें जाकर बैठ जाता है। ये सब देख करके तो तीनों के तीनों का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है और वे सब उस कार को देखते ही रह जाते हैं। उसके पिता कहते हैं कि ये तो बहुत महंगी कार है। मुस्कान भी खुशी से उछलते हुए कहती है कि क्या ये तुम्हारी कार है? देवेश सीट बेल्ट लगाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये मेरी ही कार है और आओ यहाँ बैठो। मुस्कान के माता पिता उसे धक्का देकर कहते हैं हाँ हाँ जल्दी जाओ, तुम्हें देवेश को इतना इंतजार नहीं करवाना चाहिए, हम लोग दूसरी कार से चले जाएंगे, तुम जाओ और अच्छे से शॉपिंग करना। मुस्कान कहती है ठीक है और कार में बैठ जाती है। देवेश मुस्कान से पूछता है और बताइए मिस, कौन से मॉल में तुम जाना चाहती हो? मुस्कान कहती है कि डीएलएफ मॉल में। ये कार तो ऑसम है, आज से पहले मैं कभी इतने महंगे कार में नहीं बैठी। मुस्कान देवेश की तरफ एक क्यूट सा चेहरा बनाकर कहती है कि मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्या आप मानोगे? मैं एक महिला एंकर हूँ, क्या मैं तुम्हारे कार में कुछ देर के लिए लाइव स्ट्रीम कर सकती हूँ? देवेश भी मुस्कुराता हुआ कहता है कि कर सकती हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे 5 स्टार रिव्यू देना होगा। मुस्कान तुरंत अपना फ़ोन निकालकर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देती है और कहती है हेलो गाइस, पता करो कि मैं कहाँ हूँ। कमेंट आना शुरू हो जाते हैं, अरे तुम तो एक स्पोर्ट कार में हो। मुस्कान फ़ोन के कैमरे से कार का बाहरी लुक भी दिखने लगती है और भी कमेंट आना शुरू हो जाता है, अरे यार ये तो जैग्वार F100 करोड़ वाली स्पोर्ट कार है। उनमें से एक कमेंट आता है कि मुस्कान, जरूर तुमने एक हैंडसम ड्राइवर और ये कार रेंट पर लिया होगा ताकि तुम अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा सको। वैसे तुमने कितना पैसा खर्च किया या फिर इसके लिए तुमने अपने आप को ही बेच डाला? मुस्कान ये कमेंट पढ़कर तुरंत रिप्लाई देती है कि बेवकूफ़ों जैसी बात मत करो, मैं उसे तरह की लड़की नहीं हूँ जो ये सब करती हो। ये श्रीमान है जो कि टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं और ये उन्हीं की कार है। मुस्कान मन में सोचती है कि अगर ये ऐसा आदमी होता तो मैं यहाँ इसके साथ आती ही नहीं, लेकिन ये वैसे नहीं है। वे दोनों उसके स्थान तक पहुँच जाते हैं जहाँ के लिए मुस्कान ने ऑर्डर किया था। वो वहीं उतर जाती है और जाते हुए उसे फ़ोन दिखाते हुए कहती है मैंने 5 स्टार रिव्यू दे दिया है। शुक्रिया हैंडसम मैन, आशा करती हूँ कि अगली बार फिर मिलेंगे। तभी देवेश के पास सारा आ जाती है जो उसके ऊपर ही बैठ जाती है और खुश होकर कहती है बधाई हो मास्टर, आपने एक और 5 स्टार रिव्यू का टास्क पूरा किया है। इसके लिए 2 लाख पॉइंट और रिवॉर्ड के रूप में कबीर इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक और मास्टर ड्राइविंग स्किल दिया जाता है। देवेश कहता है कि कबीर रेसिंग ट्रैक और मास्टर ड्राइविंग स्किल बहुत बढ़िया। देवेश बाहर मुस्कान को देखते हुए कहता है कि 1 मिनट रुको, क्या तुम ऐसे किसी को यहाँ जानती हो? मुझे अपना फ़ोन बदलना था। मुस्कान कहती है कि हाँ जानती हूँ, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। क्या देवेश का कोई नया सिर दर्द तो इंतजार नहीं कर रहा है? मुस्कान देवेश को नोएडा के एक बड़े आईफोन की दुकान के सामने ले आती है और दोनों अंदर चले जाते हैं। मुस्कान अपना लाइव स्ट्रीम जारी रखी हुई थी।
देवेश मुस्कान से कहता है कि मुझे मैक्सिमम मेमोरी वाला फ़ोन चुनने में मदद करो। मुस्कान थोड़ा घबराते हुए कहती है कि देवेश, क्या तुम सच में यहाँ फ़ोन देखना चाहते हो? ऑनलाइन इससे कई गुना सस्ती मिल जाएगी। देवेश मुस्कान के गालों को टच करते हुए कहता है कि अरे हाँ, मैं सच में यहीं से फ़ोन लेना चाहता हूँ, ऑनलाइन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से लूँगा। देवेश के मुस्कान के गालों को छूने से मुस्कान के गालों और कानों दोनों का ही रंग लाल हो जाते हैं और वो शर्माते हुए कहती है ठीक है। मन में सोचने लगती है कि ये अचानक से मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है, मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो गई। अरे नहीं, शायद आज तक मुझे किसी लड़के ने इस तरह से टच नहीं किया है, इसलिए। वहाँ उन दोनों के पास एक आदमी एक बॉक्स लिए आता है और कहता है कि हेलो सर, क्या आप दूसरा फ़ोन कवर लेना पसंद करेंगे? आपको ये खरीदने के लिए 10,000 रू से ज़्यादा की ज़रूरत होगी। इसे लगाने के बाद अगर आपका फ़ोन गिर जाता है तो भी उस पर एक भी स्क्रैच नहीं आएगा। देवेश अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोला, मुझे फ़ोन पर कवर लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इससे मुझे अजीब सा महसूस होता है। वो सेल्समैन कहता है कि आप सही कह रहे हैं, क्या आप ये फेवरेट डिज़ाइन नहीं लेना चाहते हैं? सेल्समैन कई रंग बिरंगे फ़ोन कवर दिखाते हुए कह रहा था। सेल्समैन की ये चिपकू वाली हरकतों से गुस्सा होकर देवेश कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं फ़ोन कवर चाहता हूँ? मेरा इरादा इतना है कि मैं कुछ और फ़ोन खरीदना चाहता हूँ, ताकि अगर मेरा कोई फ़ोन टूट जाए तो मैं उसे नए वाले से बदल सकूँ, समझे कुछ की नहीं। मुझे सभी कलरों के 5-5 फ़ोन पैक करके दे दो। ये सुनकर तो मुस्कान और उस सेल्समैन ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। सेल्समैन कहता है कि सर, टोटल 20 फ़ोन होते हैं, क्या आप श्योर हैं? देवेश उसे हाथ दिखाते हुए बोला कि और हाँ, वो वाली पीसी भी उसके साथ पैक कर देना। मुस्कान देवेश के इस एटीट्यूड को देखकर कहती है कि क्या धमाल मचाया है यार, वाह, मैं तो इसकी फ़ैन हो गई। और वो जैसे ही अपने लाइव स्ट्रीम को देखती हैं, उसके तो होश ही उड़ गए थे। वो कहती है कि अरे बाप रे, इतनी जल्दी 5 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलैरिटी, ये तो पहले से 5 गुना ज़्यादा है। और मन में सोचती है कि ये एकदम सच है कि पैसों का दिखावा करना लाइव स्ट्रीम में पॉपुलैरिटी बढ़ाने का सही तरीका है। मुस्कान की लाइव स्ट्रीम में भर भर के कमेंट और गिफ्ट आए जा रहे थे। देवेश सब सामान लेकर बाहर आने लगता है, तब मुस्कान कहती है कि देवेश, क्या तुम कुछ और नहीं खरीदना चाहते? जिस पर देवेश अपना फ़ोन निकलता है और कुछ सोचता है, फिर कहता है कि मैं एक घड़ी खरीदना चाहता हूँ। मुस्कान देवेश को बगल के एक वॉच सेंटर में लाती है, जहां वो अब भी लाइव स्ट्रीम कर रही थी। वॉच सेंटर में एक सेल्स गर्ल आती है और कहती है कि सिस्टर प्रिया, नए ग्राहक आ गए हैं, हमें जाना चाहिए। प्रिया कहती है कि वेलकम करने के लिए। ये तो समय की बर्बादी होगी, क्या तुम देख नहीं रही हो कि वो लड़की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है? ऐसा लगता है कि ये लोग नकली पैसों का दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस लड़के को देखो जिसने ओरिजिनल ब्रांड की सस्ती कॉपी पहने हुए है। क्या लगता है ये कुछ ले भी पाएंगे? वो सेल्स गर्ल कहती है, लेकिन अगर वो लाइव स्ट्रीम कर रही है तो इससे हमारा ही फ़ायदा होगा, हमारी सेल्स बढ़ेगी। प्रिया कहती है कि तुम सोच तो सही रही हो, लेकिन यहाँ सुपर रिच लोगों के अलावा सभी को इग्नोर करना चाहिए। ये एवरेज लाइव स्ट्रीम करने वालों की औकात से बाहर है खरीदना। प्रिया की बातें सुनकर वो सेल्स गर्ल कहती है कि आप सही कह रही हैं। वाह सिस्टर, आप तो एकदम प्रोफेशनल है लोगों का पहचान करने में। इधर उन दोनों से थोड़े दूर ये दोनों देवेश और मुस्कान, जिन्हें पता ही नहीं था कि उनके बारे में क्या बातें चल रही हैं। ये दोनों तो घड़ी देखने में लगे थे। मुस्कान घड़ियों को देखती, कोई 2 लाख तो कोई 35 लाख तो कोई 5 लाख की, ऐसे ही सब थी। वो सोचने लगती है कि इन अमीरों की बात ही अलग है, इनमें से एक भी घड़ी को लेने के लिए पूरा पेमेंट करना होगा। देवेश वहां पर खड़ी प्रिया से कहता है, मिस, क्या ये घड़ी आप मुझे दिखा सकती हैं? प्रिया कहती है कि माफ़ कीजिएगा, इस घड़ी को देखने के लिए पहले आपको पेमेंट करना होगा। प्रिया की ऐसी बातें सुनकर मुस्कान सोचने लगती है कि ये कैसे? अरे लोग बिना देखे उसे कैसे खरीदेंगे? तभी वहां दरवाजे से एक अधेड़ उम्र का आदमी आता है जिसके बाल काले थे। उसने अपना बुढ़ापा छुपाने के लिए कलर किया था और उसके साथ एक यंग लगभग 24 या 25 साल की लड़की हाथ में हाथ डाले हुए थी, जो कि उस आदमी से हाइट में काफ़ी बड़ी थी। वो आदमी अंदर आते ही बोलता है वेट्रेस। दोनों ही हंसते हुए अंदर वॉच टेबल के पास आ जाते हैं। प्रिया तुरंत उनके पास आते हुए कहती है कि मिस्टर राजूपाल, मिसेज राजूपाल, आप दोनों का स्वागत है, बड़े दिनों बाद आप दिखाई दिए, बताए मैं आपकी कैसे मदद करूं? मिस्टर राजूपाल कहते हैं कि मुझे अपनी वाइफ को बर्थडे गिफ्ट में एक घड़ी देना है, तो क्या तुम मुझे दिखा दोगी?
वो तुरंत जाती है और एक गोल्डन कलर की टाइटन घड़ी लाकर उन्हें दिखती है, जिसे देखकर मिस्टर राजूपाल की वाइफ यानी मिसेज राजूपाल तो खुशी के मारे उछल पड़ती है और कहती है कि वाओ, इस घड़ी को एक बार देखो, ये तो बहुत अच्छा है। क्या मैं सच में इसे बर्थडे गिफ्ट के रूप में ले रही हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मिस्टर राजूपाल भी हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ मेरी जान, मैं इसे तुम्हें दूंगा, अब ले लो तुम। प्रिया भी हंसते हुए कहती है कि मिसेज राजूपाल, आपकी आंखें तो सच में काफ़ी अच्छी है। ये इस साल की नई मॉडल की घड़ी है, ये अभी ज़्यादा बाजार में आई भी नहीं है। मुस्कान और देवेश दोनों ही उस सल्स गर्ल प्रिया की दोगलेपन को देख रहे थे और लाइव स्ट्रीम पर भर भर के कमेंट आ रहा था कि क्या ही घटिया लड़की है। कोई कह रहा था कि ये तो बहुत क्रीपी है। ऐसे ही एक और कमेंट आया कि सिस्टर और ब्रदर, आप दोनों को वहां से निकल जाना चाहिए। क्या देवेश वहां से बिना कुछ किए निकल जाएगा या फिर कोई तमाशा करेगा? देवेश से उस सल्स गर्ल प्रिया का दोगलापन नहीं देखा गया। वो गुस्से में जाकर बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? हम सभी कस्टमर पर तुम्हें बराबर से ध्यान देना चाहिए, लेकिन तुम तो भेदभाव कर रही हो। प्रिया भी उसके तरफ एक रुखा सा चेहरा बनाकर कहती है कि माफ़ कीजिए, हम कस्टमर के लेवल के अनुसार ही उसे सेवा देते हैं। आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। देवेश घूरते हुए कहता है कि हाँ, तुम लोग किताब के कंटेंट से नहीं उसके कवर से जज करते हो। कुत्ते की आंख लोगों के नीचे ही होती है। मुस्कान देवेश के पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि मी देवेश, ये लग्जरी वॉच तो सही नहीं है, आप गुस्सा मत होइए। प्रिया उन दोनों को तिरछी नज़र से देखते हुए कहती है कि तुम दोनों घटिया एंकर, तुम दोनों के लिए यही अच्छा था कि मैंने अंदर आने दिया, नहीं तो तुम दोनों की औकात नहीं। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। उधर ये तमाशा मिस्टर राजूपाल, उनकी पत्नी भी देख रही थी। उसकी पत्नी कहती है कि है पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले जाते हैं लोग। हूँ देवेश एकदम गुस्से से तमतमा जाता है। उसे गुस्से में देख मुस्कान तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लाती है और कहती है कि इस बारे में भूल जाए, चलिए हम चलते हैं, यहाँ से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों दूसरी स्टोर पर चलेंगे। मुस्कान देवेश को बगल के ही दूसरे लग्जरी वॉच स्टोर में लाती है। दोनों अंदर जाते हैं तो वहाँ एक सेल्स गर्ल आती है जो उन दोनों का बड़े गर्मजोशी के साथ वेलकम करती है और कहती है कि नमस्ते सर और मैडम, यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। देवेश मुस्कान की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं इस जगह के बारे में अच्छे से नहीं जानता और ना ही घड़ियों के मॉडल के बारे में जानता हूँ, क्यों ना तुम मुझे कोई घड़ी का मॉडल रिकमेंड करो। मुस्कान देवेश की बात सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि मिस्टर राय, मुझे भी घड़ियों के मॉडल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, रुकिए मैं अपने व्यूअर से रिकमेंड करने के लिए कहती हूँ। फिर दोनों ही लाइव कमेंट को देखने लगते हैं। देवेश के मुस्कान के इतना पास आने से मुस्कान की धड़कनें फिर से तेज हो जाती है और उसके गाल भी लाल होने लगते हैं और वो सोचने लगती है कि देवेश उसे अपने बाहों में भरकर उसे किस किए जा रहा है। उसने तुरंत अपने आप को चींटी काटी और सिर हिलाते हुए सोचती है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ। उसने एक लंबी सांस ली, अपने को शांत किया और लाइव स्ट्रीम को देखने लगी। उनमें कई लोग कई घड़ी और उनके मॉडल को बता रहे थे। तभी उनमें से एक ने एक फ़ोटो भेजे जिसे देखकर सभी व्यूअर उसी घड़ी पाटेक फिलिप की सन मून 6 मॉडल को रिकमेंड करने लगे। देवेश धीरे से कुछ सोचते हुए बोला, पाटेक फिलिप सन मून 6 मॉडल अच्छा है। इधर वो सेल्स गर्ल जब देवेश के मुंह से उस घड़ी का नाम सुनती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो मन में सोचती है कि क्या ये अंकल उस घड़ी के बारे में बात करने का साहस कर रहे हैं। देवेश उस लाइव को देखते हुए कुछ सोच रहा था, जिसे सोचते देख मुस्कान कहती है कि मिस्टर राय, आप गुस्सा मत होइएगा, ये लोग ऐसे ही बात करते रहते हैं, चाहे जो कमेंट कर देते हैं कहिए तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दूं। देवेश कहता है कि अरे कोई नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसे ऐसे ही चलने दो। देवेश मुस्कुराते हुए उस सेल्स गर्ल से बोलता है कि क्या आप पाटेक फिलिप की सन मून 6 मॉडल दिखा सकती है। देवेश को वही डिमांड करते देख मुस्कान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो ये सोच रही थी कि ये घड़ी शायद लग्जरी ना होकर एवरेज ही हो, लेकिन इसका उल्टा वो घड़ी कुछ ज़्यादा ही लग्जरी निकली। देवेश की बातों को सुन वहाँ पूरे वॉच स्टोर में शांति छा जाती है और वहाँ के मैनेजर और स्टाफ मेंबर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सेल्स गर्ल चौंकते हुए कहती है कि क्या क्या कहा आपने सर, आप पाटेक फिलिप की सन मून 6 मॉडल वॉच खरीदना चाहते हैं। देवेश उन्हें अपना सुप्रीम क्रेडिट कार्ड दिखाते हुए कहता है कि क्या ये संभव नहीं है। मैनेजर और सभी स्टाफ मेंबर देवेश के पीछे मधुमक्खी की तरह छा जाते हैं और कहते हैं कि अरे सर, बिल्कुल पॉसिबल है, हम दे सकते हैं।
वॉच स्टोर का मैनेजर कहता है कि लेकिन सो ये घड़ी यहाँ इस स्टोर में नहीं है और हमें इसे स्विट्ज़रलैंड से मंगाने की ज़रूरत है। जब ये घड़ी वहाँ से आएगी तो मैं खुद पर्सनली आपके घर तक डिलीवर करूँगा। पहले तो देवेश को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर कुछ समझ आया तो वो शांत हो गया। मुस्कान उस मैनेजर से बोल पड़ती है कि आपका इतना बड़ा स्टोर है तो फिर वो आउट ऑफ स्टॉक कैसे हो गया। जिस पर वो मैनेजर मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मिस, दरअसल बात यह है कि इस दुनिया में इस मॉडल की घड़ी केवल 10 ही है और सभी स्विट्ज़रलैंड में ही है। जब कोई इसे ऑर्डर करता है तो वो वहाँ से उसे डिलीवर कर देते हैं, इसलिए ये घड़ी हमारे स्टोर में नहीं है। मुस्कान मैनेजर की बातों को सुनकर कहती है, ओह अच्छा, मैं समझ गई। देवेश उन्हें 5 करोड़ का पेमेंट उसी वक्त कर देता है। उसे पेमेंट पूरा करते देख वहाँ सभी लोग और चौंक जाते हैं। आमतौर पर लोग महंगी घड़ी खरीदते हैं तो केवल कुछ ही पैसे पे करते हैं और बाकी का घड़ी के मिलने के बाद करते हैं। मैनेजर देवेश को वीवीआईपी कार्ड देता है और कहता है कि दोबारा जरूर से आइएगा सर। बाहर बगल के वॉच स्टोरों को जब इस बार में पता चलता है तो वे सब भागते हुए वहां आने लगते हैं। एक सेल्स गर्ल कहती है, अरे तुमने सुना क्या, किसी ने 5 करोड़ रू की वॉच खरीदी है। उन भागने वाले लोगों में प्रिया भी थी। वो कहती है कि इस स्टोर में हाँ, तो जरूर वो पाटेक फिलिप की सन मून 6 मॉडल रही होगी। क्या सच में वही है? उनमें से एक सेल्समैन ने कहा, अरे चलो चलो देखें कि वो आदमी है कितना अमीर। सभी लोग बाहर स्टोर के खड़े होकर देवेश और मुस्कान को देखने लगते हैं। एक लड़की कहती है कि वाह, ये तो बहुत हैंडसम है और यंग है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता है। उसके बगल का लड़का उसके सिर पर मारते हुए कहता है कि दिन में सपने मत देखो। तभी प्रिया जब उन दोनों को देखती है तो उसका मुंह इतना बड़ा खुल गया था कि उसमें एक क्रिकेट की बाल आ सकती थी और कहती है कि क्या ये दोनों, ये नहीं हो सकता है। देवेश और मुस्कान बाहर आ जाते हैं और मुस्कान अभी भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। प्रिया सभी को हटाते हुए उन दोनों के पास आती है और कहती है कि सर, हमारे पास भी हमारे स्टोर में बहुत सारे नए मॉडल की वॉच है, क्यों ना आप हमारे स्टोर में आए। देवेश उससे डरावना चेहरा बनाते हुए कहता है कि जरूरत नहीं है मेरे जैसे गरीब को आपके लेवल की सर्विस की। ये कहकर देवेश मुस्कान को लेकर चला जाता है। प्रिया चिल्लाते ही रह जाती है कि सर मत जाए, मैं गलत थी। प्रिया वहीं बैठ जाती है और रोते हुए ही अपने गालों पर थप्पड़ मारने लगती है और कहती है कि मैंने एक गलत इंसान से पंगा ले लिया, मैंने इतना बड़ा कमीशन गवा दिया। इधर मुस्कान के लाइव स्ट्रीम में कमेंट आता है कि ब्रदर ने तो बिल्कुल ठीक किया। मुस्कान सबको धन्यवाद करते हुए लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देती है और देवेश के साथ उसके कार तक आ जाती है। देवेश उसे एक आईफोन पकड़ा देता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, तुमने मेरे साथ इतने देर तक शॉपिंग की, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद और इसे थैंक यू गिफ्ट समझ कर रख लो। मुस्कान उस आईफोन को ले लेती है और कहती है कि धन्यवाद इसके लिए, आज का दिन सच में मेरे लिए बड़ा दिन था। देवेश कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं, जिस पर मुस्कान कहती है कि नहीं आप जाए, मुझे अभी यहाँ थोड़ा काम है, गुड बाय। देवेश कहता है ठीक है, गुड बाय, और वहाँ से वो अपना कार लेकर निकल जाता है। और मुस्कान मन में सोचती है कि इतना अच्छा आदमी कोई कैसे हो सकता है, अमीर और जेंटल। काश ये सच में मेरा बॉयफ्रेंड होता, मजा ही आ जाता। देवेश कबीर इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक पर आ जाता है और वो अंदर रिसेप्शन पर जाता है। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की कहती है कि सर माफ़ कीजिए, आज ये लोगों के लिए बंद है क्योंकि पहले ही हमारे एक वीआईपी कस्टमर ने बुक कर लिया है। देवेश कहता है कि मैं यहाँ खेलने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे मैनेजर से मिलने आया हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो मैनेजर को बताने में कि मैं देवेश राय आया हूँ। वो लड़की कहती है कि ज़रा एक मिनट रुकिए सर, मैं अभी उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ। तभी वहाँ कुछ लोग दरवाज़ा खोलते हुए आते हैं और उनका लीडर कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है। इसका नाम डेविड बजाज था। डेविड चिल्लाते हुए कहता है कि क्या हमने आज पहले ही कहा नहीं था कि ट्रैक एकदम साफ होना चाहिए, कैसे एक बाहरी व्यक्ति अंदर आ सकता है। आखिर कौन था ये डेविड बजाज? क्या देवेश और डेविड के बीच में दुश्मनी होगी या फिर दोस्ती? कहीं देवेश किसी मुसीबत में तो नहीं? रिसेप्शन वाली लड़की तुरंत डेविड के पास जाती है और कहती है कि डेविड मुझे माफ़ कीजिए, ये जेंटलमैन यहाँ हमारे मैनेजर मिस्टर अयर से मिलने आए हैं, मैंने उन्हें भेज दिया है। एक दूसरी लड़की आती है और देवेश से कहती है, एक्सक्यूज़ मी सर, आप मेरे पीछे आइए, मैनेजर दूसरे फ्लोर पर है, चलिए नहीं तो मिस्टर डेविड नाराज हो जाएंगे। देवेश उसके साथ चला जाता है और जाते जाते ही रास्ते में उससे पूछता है कि ये लड़का कौन है।
क्या पूरा रेस ट्रैक इसके लिए ही बंद है? वो लड़की थोड़ी हैरान होते हुए कहती है, सर आप इन्हें नहीं जानते। अरे ये फेमस डेविड बजाज है, दिल्ली में इनसे कोई पंगा लेने की हिम्मत भी नहीं करता। दोनों बातें करते हुए मैनेजर के ऑफिस के सामने आ जाते हैं। वो लड़की दरवाज़ा नॉक करती है और कहती है, मैनेजर अय्यर यहाँ पर आपसे मिलने के लिए मिस्टर देवेश राय आए हैं। लकड़ी दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है। मैनेजर खड़े होकर इधर उधर देखते हुए कहता है कि यो मिस्टर राय किधर है जी, तुम हमको पहले क्यों नहीं बताया, अब तुम्हारी सैलरी कटेगी। जल्दी जाने का और पानी लाने का मिस्टर राय के लिए। वो लड़की मैनेजर को इतना एक्साइटेड देख सोचती लगती है कि कहीं वो हमारे नए बॉस मिस्टर राय तो नहीं हैं। तभी देवेश भी अंदर आ जाता है और मैनेजर अय्यर उसके तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये हमारा रेसिंग ट्रैक मिस्टर राय ने खरीद लिया है, जो अब से यहाँ हमारे बॉस है, तो तुम समझी कि नहीं। वो लड़की सिर हिलाते वहाँ से चली जाती है और मैनेजर देवेश को अपना पूरा नाम रामास्वामी अय्यर बताता है और वो इस रेसिंग ट्रैक का सारा फाइल और कागजात देवेश के सामने लाकर रख देता है। कहता है कि आप इन सभी को देख लीजिए जी। देवेश कहता है कि मैं इन्हें नहीं देखूंगा, जो पहले जैसा चल रहा था उसे वैसे ही चलने दो, और अगर यहाँ कोई दिक्कत आती है जो तुमसे सॉल्व नहीं हो रही है तो फिर मुझसे बात कर लेना, ठीक है। देवेश आगे कहता है कि मैनेजर क्या आप पहले मुझे हमारे रेसिंग ट्रैक के अराउंड दिखा सकते हैं। मैनेजर कहता है ओके ठीक है जी, प्लीज़ हमारे पीछे आने का जी। मैनेजर देवेश को अपने साथ रेसिंग ट्रैक के पास ले जा रहा था। वो बोलता है कि मिस्टर राय आपने पूरा रेसिंग ट्रैक खरीद लिया है, जरूर आप खुद भी रेसिंग करना पसंद करते होंगे, क्या आप 2 चक्कर लगाना नहीं चाहते? देवेश कहता है कि आप कह ही रहे हैं तो ठीक है, आज थोड़ा एक्सरसाइज कर ही लेते हैं, किसी को भेज दो बाहर से मेरी कार लाने के लिए। मैनेजर किसी को फ़ोन लगता है, कहता है कि एओ तुम बॉस का कार अंदर लाने का जी। दोनों चलते चलते रेसिंग ट्रैक के एकदम पास पहुंचते हैं। वहां ट्रैक पर कई कारें दौड़ रही थी, सरा हूं। तभी मैनेजर के पास सभी कारें आकर रुक जाती है और उसमें से एक कार से डेविड निकलता है और गुस्से से कहता है, अबे मैनेजर अय्यर तेरे साथ क्या गलत हो गया बे? मैंने पहले ही इस ट्रैक को पूरा बुक कर लिया है, तो तेरी हिम्मत भी कैसे हुई लोगों को यहाँ लाने की? क्या तू मरना चाहता है बे? मैनेजर अय्यर कहता है कि अरे रे मिस्टर बजाज तुम गलत समझा जी, मैं इधर को बाहरी व्यक्ति को लाने का हिम्मत भी नहीं कर सकता जी। ये मिस्टर राय है जी, कबीर इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक के इकलौते मलिक हैं जी, और ये बस इस ट्रैक को देखने आए थे जी, तुम गुस्सा नहीं होने का जी। मैनेजर की ये सब बातें सुनकर वहाँ सभी के आंखें बाहर आ जाते हैं और सभी के मुंह से निकलता है क्या? देवेश थोड़ा किसी एक्शन हीरो की तरह एक्ट करते हुए कहता है कि मैनेजर अय्यर मैं ट्रैक का कुछ चक्कर लगाना चाहता हूँ, इन स्ट्रेंजरों को यहाँ से हटाओ, इन्हें इनका पैसा वापस दे दो, ये लोग यहाँ से चले जाएं। डेविड मन में सोचता है क्या ये सच में हमें बाहर कर देगा, लगता है दिमाग से काम लेना होगा। वो तुरंत ही सिगरेट का पैकेट आगे करता है, ब्रो क्या तुम लेना पसंद करोगे? और कहता है कि दिल्ली में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे इस जगह से निकल सके। कुछ देर बाद डेविड बोला, क्या सोचते हो, क्यों ना मैं और तुम एक चक्कर लगाए, जो जीता वही यहाँ रेसिंग करेगा, मतलब खेलेगा। देवेश सिगरेट निकालते हुए कहता है कि इस बारे में तो तुम भूल ही जाओ। डेविड देवेश का सिगरेट जलाते हुए कहता है कि लोग मुझे ट्रैक पर कार रेसिंग का गॉड बुलाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें 10 सेकंड दूंगा, अब तुम इतना डरपोक भी मत बनो। डेविड अपना सिगरेट जलाने लगता है और तब देवेश कहता है कि चलो तो ठीक है, केवल 2 चक्कर, मेरा भी अपनी कार के साथ ट्राई करने का मन कर रहा है, जरा मैं भी अपने अनुभव को देखूं कि कैसा है। देवेश मन में सोचता है कि सिस्टम ने मुझे रेसिंग ट्रैक के साथ साथ मास्टर ड्राइविंग स्किल भी दी है, तो चलो आज ट्राई कर ही लेते हैं, लेकिन इस सिगरेट का क्या, मैं तो पीता ही नहीं, कैसे पीऊँ इसे? इसके सामने कूल बनने के लिए तो सिगरेट ले ली, मगर जैसे ही एक कश लूंगा पकड़ा जाऊंगा, जो भी यहाँ मैंने इतना हीरो वाली स्टाइलें मारी है वो सब धरी की धरी रह जाएगी। देवेश ये सोच ही रहा था कि डेविड मुंह में सिगरेट लिए हंसते हुए कहता है कि ब्रदर तुम्हारी कार कहाँ है? अगर तुम सोचते हो कि मेरी कार तुम्हारी कार से बहुत अच्छा है तो मैं अपनी कार बदल दूंगा। तभी वहां देवेश की कार की एंट्री होती है, जिसे देखकर डेविड के दोनों आंखें ही बाहर आ जाते हैं। वो कहता है कि क्या ये तुम्हारी कार है? देश हाथ में सिगरेट लिए एकदम कड़क स्टाइल में कहता है कि हाँ, वैसे ये इतनी महंगी नहीं है, लेकिन तुम्हारी कार से तो अच्छा ही है। देवेश मन में सोच रहा था कि क्या बात है, मेरी कार ने सही टाइम पर एंट्री लेकर मेरी पोल खुलने से बचा ली,
चलो अब ये सिगरेट तो नहीं पीना होगा। देवेश आगे कहता है कि क्या क्या सोचते हो, कहीं मैं इस कार से तुम्हें डरा तो नहीं रहा हूँ। डेविड अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि ये सच नहीं है, मैं अपनी कार पर 3 करोड़ से ज़्यादा खर्च की है, मैं परफॉर्मेंस में कभी नहीं हारूंगा। दोनों अपनी अपनी कार लेकर अपने अपने पोजीशन पर आए जाते हैं। वहाँ एक लड़की अपने हाथ में झंडा लिए हुए काउंट करने लगती है, 3 2 1 गो। तुरंत रेस स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पूरे ट्रैक पर केवल कार के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, होए होए हूँ हूँ। दोनों कार भगाए जा रहे थे, तभी वहाँ मोड़ आ जाता है। डेविड अपनी कार थोड़ा धीमा कर लेता है, लेकिन देवेश इसका अभी भी वही स्पीड था। इधर मैनेजर देखता है और कहता है कि मोड़ पर मिस्टर बजाज ने कार धीमा कर लिए है। अयो, क्या मिस्टर राय हाई स्पीड में ही मुड़ेगा जी। वहाँ डेविड के साथी भी इस सिचुएशन को देखकर चौंक गए थे और कहते हैं कि यह तो गोबर है। यहाँ तक कि प्रोफेशनल भी रेस में मोड़ पर कार को हाई स्पीड पर रखने की हिम्मत नहीं करते। एक थोड़ी सी लापरवाही और कार एकदम खत्म। इधर रेसिंग ट्रैक पर देवेश और डेविड में रेस चल रही थी। तब देवेश अपनी स्पीड और बढ़ता है और डेविड ये देखकर सोचता है कि क्या ये सच में टर्न पर हाई स्पीड में ही मोड़ रहा है। डेविड के सभी साथी इस सरप्राइज को देखकर अपने चश्मा उतार लेते हैं और कहते हैं कि अरे बाप रे, ये आदमी तो सच में पूरा पागल है। तभी देवेश फिनिश लाइन को पार कर जाता है, जिस पर वो चीयर लेडी खुश हो चिल्लाते हुए कहती है कि यस, हमारे बॉस जीत गए हैं, उनकी ड्राइविंग स्किल तो कमाल की है। देवेश गाड़ी में रखे उसी सिगरेट को उठाता है जिसका उसने अभी तक एक कश भी नहीं लिया था। वो उसे लेकर कार से बाहर आ जाता है और एकदम किसी हीरो की तरह सिगरेट लिए पोज बनता है, जो कि देखने में किसी जोकर की तरह लग रहा था। डेविड उसके पास आता है और कहता है कि मैं हार मानता हूं और हंसते हुए कहता है कि आज से आप मेरे आइडल हो, और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन देवेश उसे तुरंत रोक देता है, कहता है अबे साले, ये क्या कर रहा है, दूर रह मुझसे। वो चीयर लेडी और डेविड के साथ आए लड़कियां देवेश की इस फनी पोज को देखकर कहती है कि वाह मीराय, कितना कूल है और कितने हैंडसम है, मेरा तो उन पर दिल आ गया है, क्या ज़बरदस्त कार चलाते हैं, मानो कार जमीन पर नहीं हवा में चल रही हो, काश ये मेरे हो जाए तो मजा ही आ जाए। क्या सच में डेविड उसे अपना आइडल मानता है या फिर कुछ और? डेविड कुछ लेकर परेशान था, इसलिए वो सिर खुजलाते हुए देवेश के पास जाकर बोला कि मिस्टर देवेश, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपकी कार मॉडिफाइड नहीं है, फिर भी ये मेरी कार से तेज कैसे है? देवेश उसकी तरफ मुड़ता है और मुस्कुरा कर कहता है, तुम अभी भी नहीं समझे, इसमें कार से कोई खास मतलब नहीं है, कार तो एक जरिया है, स्पीड तो चलाने वाले की स्किल और उसके ऊपर निर्भर करती है। तुम्हें अपनी कार के इंजन को शुरू में ही फुल पोटेंशियल पर ले लेना चाहिए। अब कुछ समझे? डेविड को अब भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो फिर भी हंसते हुए कहता है कि आप तो ऑसम है, आज तो मैं एक ड्राइविंग मास्टर से मिल गया, सच में आप तो एकदम कमाल के हो। क्या आप मुझे अपना व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर ऐड कर सकते हैं? मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ। देवेश उसे अपना फ़ोन निकालकर उसे अपने व्हाट्सएप पर ऐड कर लेता है। डेविड भी खुश होकर कहता है कि भाई देवेश, अगर दिल्ली में कोई भी तुम्हें परेशान करें तो मुझे बस एक कॉल कर देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, आज से हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है? देवेश कहता है वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा भी नहीं है। दोनों हाथ मिलाते हैं। तभी देवेश का फ़ोन डिंग करता है। देवेश फ़ोन चेक करता है तो उसमें यामी ने उसे कहीं ले जाने के लिए बुलाया था। देवेश अपने कार की तरफ जाने लगता है और मुड़कर कहता है कि मिस्टर अयर, मेरे पास कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ, मैं फिर कभी यहाँ पेट्रोलिंग करने चला आऊँगा। और बगल में खड़े डेविड से कहता है कि डेविड, आज तुम यहाँ जी भर के रेसिंग कर सकते हो, आज ये तुम्हारे लिए फ्री है। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर वो वापस मुड़ता है और अपनी कार का दरवाज़ा खोलता है और बैठ जाता है। देवेश के आज की रेसिंग फ्री वाली बात सुनकर डेविड खुश होकर कहता है कि क्या बात है, थैंक यू देवेश भाई, वैसे तुम किस प्रकार का काम करते हो जो इतनी जल्दी में हो? देवेश कुछ सोचता है और कहता है कि मैं कैबर कंपनी के साथ ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का काम करता हूँ, मुझे एक ऑर्डर लेने जाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी में हूँ, तुम लोग अपना रेसिंग का काम जारी रखो, मैं चला यहाँ से। देवेश की बातें सुनकर तो डेविड और मैनेजर एयर के मुंह खुला, आंख बाहर आ जाती है। दोनों बोल पड़ते हैं कि क्या टैक्सी ड्राइवर? देवेश को उन दोनों की बातें और इमोशन से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो अपनी कार को तेज स्पीड में भगाकर वहां से निकल जाता है। वो जल्दी ही यामी के घर पर पहुंच जाता है। वैसे यामी अपनी फैमिली के साथ नहीं बल्कि अपना दूसरा घर लेकर अकेले रहती थी। उसके पिताजी उससे कभी कभी मिलने आया करते थे।
देवेश घर का बेल बजाता है और कहता है कि मिस यामी जी आपकी कार बाहर आ गई है। यामी दरवाज़ा खोलती और कहती है अरे तुम तो बहुत जल्दी आ गए, मैं तो अभी तक तैयार भी नहीं हूँ। देवेश एकदम रोमांटिक अंदाज में यामी के गुलाबी ओठों पर अपनी अंगुली रख देता है और कहता है कि तुम्हें आदमियों से इतना तेज नहीं बोलना चाहिए। यामी तुरंत थोड़ा पीछे हो जाती है और कहती है कि अरे ये सब छोड़ो, अंदर आओ और मेरा इंतजार करो। यामी अभी अभी नहा कर आई थी, उसके बालों से अभी भी पानी की बूंदें टपक रही थी और उसके नहाने के बाद एक ढीला कपड़ा यानी बाथरोब पहने हुई थी। देवेश बस उसे देखे ही जा रहा था, बस एकटक देखे ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो देवेश कहीं ख्यालों में खो गया था। यामी उसे ऐसे देख कहती है कि अरे वो कहाँ खो गए मिस्टर, तुम यहाँ सोफे पर बैठो, मैं अभी अपनी हेयर ड्राई करने जा रही हूँ, चाहे तो तुम टेबल पर रखी लैपटॉप में गेम या मूवी तब तक देख सकते हो। देवेश को होश आ जाता है, कहता है ठीक है तुम जाओ, तैयार हो जाओ, मैं तब तक कुछ देखता रहूँगा। यामी अंदर चली जाती है और हेयर ड्रायर से अपनी बाल सुखाने लगती है। तभी देश कहता है कि तुम्हारा लैपटॉप में एक ईमेल आया है। यामी कहती है चिंता मत करो, वो कुछ बिजनेस के डॉक्यूमेंट हैं। बाहर से आवाज़ आती है नहीं, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं दिख रहा है, इसमें यह है कि आपका पर्पल लेस अंडरगारमेंट्स डिलीवर के लिए निकल गया है। देवेश आगे कहता है कि मिस यामी एक और मैसेज आया है आपके लैपटॉप पर। अभी देवेश की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि यामी बड़ी तेजी से दौड़ते हुए उसके पास आने लगती है और कहती है कि अरे नहीं, और जैसे ही वो देवेश के पास पहुंचती है उसका पैर टेबल से टकरा जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। देवेश को कुछ समझ नहीं आता है, वो तुरंत ही यामी का बाथरोब पकड़ लेता है। यानी गिरने से बच जाती है और कहती है कि ओ गॉड बच गई, अच्छा बैलेंस बनाया। लेकिन तभी उसकी नज़र अपने बाथरोब पर जाती है तो वो तो देवेश के हाथ में थी। दरअसल बात यह है कि जब यामी को बचाने के चक्कर में देवेश ने उसका बाथरोब पकड़ा तो यामी तो बच गई, लेकिन बाथरोब उसके हाथ में चली आई और देवेश को जो कुछ नहीं देखना चाहिए था उसने वो सब देख लिया। इसके बाद उसका डोपामिन लेवल हाई हो जाता है और उसके नाक से खून आने लगता है। वो कहता है अरे बाप रे, ये क्या देख लियो रे। यामी उसे धक्का देते हुए उससे बाथरोब लेकर तुरंत वहां से भागने लगती है। देवेश अपना नाक से खून पोंछते हुए कहता है तुमको दौड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो कहीं ये सब फिर से ना हो जाए। यामी चिल्लाते हुए कहती है तुम बोलना बंद करो, ये कितना शर्मनाक है, अब मुझे और शर्मिंदा मत करो, ठरकी कही के वो अंदर चली जाती है। इधर देवेश तो बहुत खुश था, वो सोच रहा था कि अब वो चैन से मर सकता है, बस एक ही ख्वाहिश बाकी रह गई थी, शादी करने की। यामी अंदर जाकर बहुत शर्मा रही थी, ये कितना एम्बारासिंग है, अब मैं उसके सामने कैसे जाऊंगी। उसने सब कुछ देख लिया, नहीं मैं एक प्रेसिडेंट हूँ, मैं एम्ब्रेस नहीं हो सकती, जिसने देखा है वो एम्ब्रेस हो, मुझे ये सब बातें भूल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी उसने मुझे देख लिया, मैं अब बाहर उसे कैसे फेस करूंगी। अरे नहीं, वो इतने टाइम में कुछ ज़्यादा नहीं देख पाया होगा। हाँ एकदम सही बोल रही है यामी, तू तो जीनियस है, लेकिन जब वो ज़्यादा नहीं देख पाया तो उसके नाक से खून क्यों आ रही थी। छोड़ो इन सब बातों को, मैं जितना इसके बारे में सोचूंगी उतना ही परेशान हो जाऊंगी, मुझे आज के पार्टी के लिए तैयार होना है बस। कुछ देर बाद यामी एक ब्लैक ड्रेस पहने हुए बाहर आती है और देवेश से कहती है कि इस आउटफिट में मैं कैसी लग रही हूँ। क्या आगे देवेश और यामी के बीच कुछ होने वाला है। देवेश यामी को उस आउटफिट में देखता ही रह जाता है। देवेश जब जब यामी को देखा है तब तब वो यामी की तरफ और खींचा चला जाता है। देवेश मुस्कुराते हुए यामी से कहता है कि ये ड्रेस तो ब्यूटी कंपटीशन में भाग लेने के लिए पर्याप्त है, मेरे कहने का मतलब है ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। यामी अपनी ड्रेस की प्रशंसा सुनकर एकदम खुश हो जाती है। तभी देवेश एक कातिल हंसी हंसते हुए कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये आउटफिट दंड बैठक करने के लिए बेहद सूटेबल है। इस बात को सुनकर तो यामी थोड़ा चौंक जाती है और थोड़ा ब्लश करने लगती है। वो देवेश के पास आकर कहती है कि चिंता मत करो, मैं भूली नहीं हूँ, मुझे याद सिर्फ 9 दंड बैठक ही है, न जाओ पहले सब पर्दे लगा दो, मैं ये तुम्हारे लिए करती हूँ। देवेश तुरंत ही वहाँ के सारे पर्दे लगा देता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। कहता है मैं तैयार हूँ देखने के लिए, चलो शुरू करो। यामी कहती है कि ठीक है और वो एक हाथ से अपने खुले बालों को पकड़ती है, दूसरा हाथ अपने सीने पर रख लेती है ताकि देवेश की नज़र गलत जगह पर न जाए, और वो दंड बैठक करना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद वो सब कर लेती है, उसके माथे पर पसीना आ जाता है। वो हौंफते हुए कहती है लो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है,
चलो अब मुझे पार्टी के लिए जाना है। देवेश बाथरूम की तरफ तेजी से जाते हुए कहता है कि 1 मिनट रुको, मैं पहले बाथरूम होकर आता हूँ। ये सुनकर यामी का चेहरा टमाटर ले तरह लाल हो जाता है और उसके मन में अजीब तरह के ख्याल आने लगती है। करीब आधे घंटे बाद देवेश आता है और सभी पर्दों को सही करने लगता है। वो कुछ बाहर देख लेता है, उसके बाद वो सोफे पर आकर बैठ जाता है। यामी उसे सोफे पर बैठते देख कहती है, तुम चल क्यों नहीं रहे हो? दिवस कहता है कि मैंने अभी किसी को बाहर देखा है जिन्हें मैं जानता हूँ। यामी कहती है कि क्या यहाँ तुम्हारा कोई जानने वाला दोस्त है? देवेश कहता है नहीं, मैं और वो अभी कुछ दिन पहले ही मिले थे, लेकिन शायद तुम उन्हें खूब अच्छी तरह से जानती हो। देवेश फिर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, चलो अच्छा चलते हैं। तभी यामी के घर का दरवाजा खोलते हुए वहां एक आदमी और औरत अंदर आते हैं। उन दोनों को देखकर यामी के मुंह से निकलता है, पिताजी और माँ, और यहाँ ये दोनों और कोई नहीं बल्कि यामी के माता पिता थे। उन दोनों को यहाँ इस टाइम पर देखकर यामी थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। उसके पिता थम्स अप करते हुए हंसते हुए कहते हैं, क्या तुम दोनों ने कर लिया? यामी के माता पिता ओपन माइंड थे, वो दोनों इस मॉडर्न एरा को अच्छी तरह से समझते थे। अपने पिता को गलत दिशा में जाते देख यामी कहती है कि पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं, और आप दोनों यहाँ कब आए? यामी के पिता हंसते हुए कहते हैं कि मैं काफ़ी समय पहले ही आ गया था, लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारे सभी पर्दे लगे हुए थे तो फिर अंदर आने की हिम्मत नहीं की। उसकी माँ भी आगे आते हुए हंसकर कहती हैं कि अरे पागल लड़की, तुम इतना शर्मीली क्यों हो? ये तो यंग लोगों के बीच नॉर्मल है, हम सब समझते हैं, तुम्हें इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हें कुछ कहेंगे थोड़ी, आखिरकार अब तुम बड़ी हो चुकी हो। अपनी माँ को भी गलत दिशा में जाते देख यामी कहती है कि अरे माँ, तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने कपड़े बदल रही थी, आप गलत सोच रही हो। उसकी माँ भी थोड़ा तंज करते हुए बोलती है, हाँ हाँ हाँ, तुम दोनों मिलकर अंदर सिर्फ कपड़े ही तो बदल रहे थे, मैं कहाँ कुछ गलत बोल रही हूँ। अब हम तो बूढ़े हो चुके हैं जो एक साथ कपड़े बदलने को कुछ और ही समझ बैठे हैं। तभी यामी के पिता उसकी माँ से कहते हैं कि डार्लिंग, ऐसा लगता है कि दोनों कहीं बाहर जा रहे हैं, हमें कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए, इन्हें जाने देते हैं। यामी की माँ देवेश की तरफ मुड़कर हंसते हुए कहती है कि बेटा देवेश, हम तुम्हें बाहरी नहीं समझते, परसों इसके दादाजी का जन्मदिन है तो तुम्हें जरूर से आना है, ठीक है? देवेश भी सिर हिलाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा। पीछे खड़ी यामी शर्म से लाल हुई पड़ी थी, एकदम टमाटर की तरह, क्योंकि उस दिन उसके पिताजी, आज माँ और पिता दोनों ने गलत समझ लिया था। वो उन्हें जाते हुए देख रही थी और मन में सोच रही थी कि हमेशा ऐसा क्यों होता है, जब मैं देवेश के साथ होती हूँ हमेशा लोग गलत ही मतलब निकाल लेते हैं। यामी के माता पिता वहां से निकल जाते हैं। देवेश पीछे मुड़कर यामी से कहता है कि मिस यामी, क्या आप अभी भी जाने वाली है? यामी कहती है कि हाँ बिल्कुल, चलो चलें, आखिर मेरे इतने देर तैयार होने का क्या फ़ायदा जब मैं नहीं जाऊंगी। दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। कार उस पार्टी स्थल पर पहुंच जाती है। देवेश कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहता है कि यामी जी, हम पहुंच गए हैं, और हाँ 5 स्टार रिव्यू याद रखना, और जब जाना हो तो ऑर्डर कर देना, मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए चला आऊँगा। यामी कहती है कि पागल, सभी लोग मीठे शब्द बोलना जानते हैं, लेकिन तुम तो सीधे बोलने वाले हो, बस हमेशा 5 स्टार रिव्यू का रट लगाए रहते हो। देवेश हंसते हुए कहता है कि क्या करूं, मेरी जॉब है। अच्छा अंदर जाओ, अगर कोई भी काम पड़े तो मुझे बुला लेना। यामी देवेश को बाय करते हुए अंदर चली जाती है। तभी वहां सारा आ जाती है जो देवेश से कहती है, अरे मास्टर, तुम तो कमाल के हो, तुम्हें बधाई हो, तुमने सेफली 100 किलोमीटर तक कार ड्राइव कर ली है, वो भी पैसेंजर के साथ। इसके रिवॉर्ड में तुम्हें 2 लाख पॉइंट और कैबर कंपनी का 21% शेयर तुम्हें मिलता है। ये बातें सारा डांस करते हुए कह रही थी। देवेश सारा की बातें सुनकर कहता है, क्या बात कर रही हो सारा, मैंने तो बस कुछ ही ऑर्डर पूरा किया और अब मैं इस ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर कंपनी कैबर का बॉस बन गया। सारा कहती है, कैबर ट्रेवल्स कंपनी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसके मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। ये सुनकर तो देवेश का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। सारा आगे कहती है कि अगर तुम चाहो तो अपना शेयर बेचकर 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर कैश आउट कर सकते हो। देवेश सारा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है कि मेरी कर्ट इनकम के साथ मुझे नहीं लगता कि कैश आउट करने की ज़रूरत है, इससे अच्छा तो ये रहेगा कि इसे ऐसे ही रहने दे और कुछ 100 करोड़ रु का लाभांश सालाना लेते रहे। ये बोलने के साथ दोनों हंसने लगते हैं।
सारा देवेश को और आगे बताते हुए कहती है, मास्टर आपका काम 70% पूरा हो गया है, बाकी 30% पूरा होने के बाद आप अपना दूसरा काम शुरू कर सकते हैं। देवेश हैरान होते हुए कहता है कि क्या होगा जब काम पूरा 100% हो जाएगा, तब मुझे कितना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ, मैं जरूर से ऑर्डर लेना जारी रखूंगा। सारा कहती है, वाह मास्टर, आप तो एकदम डिटरमाइंड होकर काम करते हैं, और फिर वो वहां से गायब हो जाती है। तभी देवेश का फोन रिंग करता है। एक मैसेज आता है, उससे पीवीआर होटल से ग्रेटर नोएडा जाने का ऑर्डर आया था। देवेश चेक करता है। देवेश कहता है कि रोड साफ है, मैं बस ये अंतिम ऑर्डर पूरा करूंगा और सीधे घर निकल दूंगा। एक लड़की जो पीवीआर होटल के सामने फ़ोन से फ्रंट कैमरे से अपनी आप को देख रही थी, इसका नाम रीना सिंह है। तभी उसके बगल में एक स्पोर्ट कार आकर रुकती है। ये किसी और का नहीं बल्कि देवेश का ही था। देवेश कार का शीशा खोलता है और उस लड़की से बोलता है, क्या आप ही मिस रीना है? फ़ोन नंबर का लास्ट नंबर 0856 है। रीना कहती है कि हाँ मैं ही हूँ। वो लड़की मन में सोचती है कि ओ माय गॉड, आज मैं एकदम ड्रेस अप हूँ, इसलिए इस अमीर लड़के की नज़र मुझ पर आ गई। वो हंसते हुए कहती है कि क्या बात है सर? देवेश कहता है कि अंदर आकर बैठ जाए। रीना झट से दरवाज़ा खोलकर बैठ जाती है और तुरंत ही सीट बेल्ट लगा लेती है। वो इसे इतनी जल्दी से कर रही थी कि मानो उसकी हवाई जहाज आज छूट जाएगा। रीना देवेश से हंसते हुए कहती है कि हेलो, मेरा नाम रीना सिंह है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपने मुझे क्यों बैठा है? मैं कोई बहुत सिंपल लड़की नहीं हूँ। देवेश कुछ देर चुप रहता है और कहता है कि क्या आप वो नहीं है जिसने ग्रेटर नोएडा जाने के लिए ऑर्डर किया था? रीना देवेश की ये बातें सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि क्या तुम टैक्सी ड्राइवर हो? झूठे, कौन सा टैक्सी ड्राइवर इतनी महंगी स्पोर्ट कार टैक्सी के लिए चलता है? देवेश कहता है कि ये नए वर्जन की सुपर टैक्सी ड्राइवर की सर्विस है। रीना मुंह फेरते हुए कहती, धत तेरी, मैं एक बेकार के लिए खुश हो गई थी। मैंने सोचा था कि मैं एक अमीर लड़के से मिली, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये एक टैक्सी ड्राइवर होगा। देवेश भी थोड़ा निराशा भरा चेहरा बनाते हुए कहता है कि इस लड़की का चेहरा और व्यवहार एकदम से बदल गया। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही आगे चलते रहते हैं। रीना देवेश से कहती है कि अरे तुम थोड़ा धीरे चलाओगे, मैं कुछ फ़ोटो लेना चाहती हूँ इंस्टा पर डालने के लिए। इसके अलावा अगर इस कार पर थोड़ा सा भी एक भी स्क्रैच आ गया तो तुम इसके पैसे भरने के लिए कई साल लगा दोगे, तब भी नहीं भर पाओगे, इसके लायक ही नहीं हो। रीना की ये तंज भरी बातें सुनकर देवेश को गुस्सा जाता है और वो थोड़े गुस्से में बोलता है कि ये कार मेरी ही है। रीना देवेश की बातें सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि ये कितना फनी है। तुम ये दिखाना बंद करो, तुम सोचते हो कि ये बोलकर तुम मुझे पा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सोचना भी मत। देवेश गुस्से में कहता है कि तुम क्या, मैं कोई दिखावा करने वाला लगता हूँ? रीना एक अलग ही अंदाज में कहती है कि तुम बेकार के पार्ट टाइम वर्कर, अच्छा रहेगा कि ये सब करना बंद कर दो। देवेश गुस्से में कहता है कि बेकार पार्ट टाइम वर्कर से यहाँ तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम पार्ट टाइम वर्कर नहीं हो? रीना उसी अंदाज में कहती है कि हालांकि मैं भी एक पार्ट टाइम वर्कर हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ऊंची हूँ। तुम एक टैक्सी ड्राइवर हो, मेरी जूती के बराबर भी नहीं हो। ये सुनकर तो देवेश का गुस्से का ज्वालामुखी कंट्रोल में था, वो अचानक ही फट जाता है और वो तुरंत ही कार में ब्रेक लगा देता है। अचानक ब्रेक लगने से रीना आगे की ओर झटका खा जाती है। वो गुस्से में देवेश को गाली देते हुए कहती है कि अभी तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम कार के ब्रेक के साथ क्या कर रहे हो? देवेश गुस्से से रीना को देखते हुए कहता है कि अगर तुम मुझसे हाय हो तो जाकर अपनी खुद की एक कार खरीद कर चलाओ, मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहता, निकल जाओ यहाँ से। रीना बाहर उतर जाती है और गुस्से में कहती है कि तू घटिया टैक्सी ड्राइवर, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे पर चिल्लाने की? मैं न केवल तुम्हें घटिया रिव्यू दूंगी बल्कि कैबर कंपनी में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट भी करूंगी। देवेश उसकी बातें सुनकर उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मेरी काम की न केवल बुराई की और मुझे बैड रिव्यू भी देना चाहती हो। इस कार में एक मॉनिटर है, मुझे वास्तव में भरोसा नहीं है कि तुम कंप्लेन कर भी पाओगी। देवेश अपनी कार को वहां से भगाकर निकल जाता है और वो लड़की रीना उसे गुस्से में सड़क पर खड़ी होकर उसे जाते हुए गालियां देती रह जाती है। देवेश एक जगह जाकर कुछ कोल्ड ड्रिंक लेता है और उसे पीने लगता है और सोचने लगता है कि कैसे लोग हैं यहाँ, किसी के काम की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। अरे काम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। काम में कोई छोटा बड़ा बनने लगा तो किसी का जीवन ही नहीं चलेगा।
ऐसे लोगों को दूसरों लोगों के प्रति बुरा व्यवहार करने के लिए कोई कानून होना चाहिए। हद हो गई यार, मतलब अगर ये कार मेरी है तो इसमें क्या झगड़ा करने वाली बात है। सब दोष इनके दोस्तों और आसपास के लोगों का है। इन्हें अच्छे से कुछ सिखाया नहीं तो ये इतना बिगड़ते थोड़ी। देवेश कोल्ड ड्रिंक के कई सिप लेता है और तब जाकर उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है कि आपको बैड रिव्यू मिला है। ये देखकर देवेश उस कोल्ड ड्रिंक के कैन को दबा देता है और कहता है कि उसने सच में मुझे बैड रिव्यू दे दिया, क्या ही घटिया लड़की थी। छोड़ो इन सब बातों को, उसने अपना गुस्सा शांत ही किया था कि तभी उसे एक कॉल आती है। देवेश कॉल उठाता है। उधर से किसी के गुस्से में चिल्लाने की आवाज़ आती है। अबे देवेश के बच्चे, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे खिलाफ हेडक्वार्टर में किसी ने कंप्लेन कर दिया है। अगर ये दोबारा होगा तो तुम्हारी सैलरी में से पैसा कटेगा बेटा, समझ गए? देवेश भी थोड़ा गुस्से में कहता है कि जो करना है वो कर लो, मुझे उस छोटे से पैसे की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, बच्चे तुम्हारा ये एटीट्यूड है जो ना भरोसा करो या मत करो यही तुम्हें नौकरी से हाथ धुलवा देगा। मैं तुम्हें यहाँ कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ। देवेश थोड़ा अकड़ कर कहता है, आप मुझे रोक रहे हैं क्या? आपने इस घटना की जांच की कि आखिर हुआ क्या था? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? अब तू बेटा अपने परमानेंट सस्पेंशन का इंतजार कर। कॉल कट जाती है और देवेश गुस्से में अपने फ़ोन को देखता रह जाता है। वो एक लंबी सांस लेकर अपना गुस्सा शांत करके अपने विले की तरफ निकल पड़ता है। क्या सच में देवेश इस जॉब से भी हाथ धो बैठेगा? दिल्ली का प्लेटिनम एरिया। देवेश अपने विले के सामने अपनी कार रोककर बाहर आ जाता है। उसे वहां दो लोग खड़े मिलते हैं। उनमें से एक आदमी देवेश से हाथ मिलाते हुए कहता है कि हेलो मिस्टर देवेश, वेलकम होम। मैं महेश सिंह हूं, इस प्लेटिनम एरिया का प्रॉपर्टी मैनेजर। देवेश भी उसे नमस्ते करता है। महेश कहता है कि नमस्ते नमस्ते मिस्टर देवेश, आज मैं आपको पहले यहाँ के रेजिडेंटल एरिया को दिखाने वाला हूँ। वो देवेश को अपने साथ ले जाने लगता है। देवेश भी उसके साथ ही पूरे एरिया को और अपनी विलो को देखने निकल जाता है। वो प्रॉपर्टी मैनेजर महेश उसे विले के अंदर दिखने लगता है और कहता है कि यहाँ 9 विलो की सभी चीज़ पूरे प्लेटिनम एरिया में बेस्ट क्वालिटी की ब्रांडेड है। यहाँ के सोफे फर्नीचर सभी पर्सनली बड़े बड़े टॉप के डिजाइनर ने डिज़ाइन की है। देवेश सोफे पर जाकर बैठ जाता है और कहता है, हाँ तुम्हारी बातों में तो दम है, ये काफ़ी आरामदायक है। फिर महेश देवेश को हाल में ले जाते हुए कहता है कि सर, हमने आपकी मदद और सर्विस के लिए पर्सनल बटलर हायर किया है जो कि हमारे कठिन इंटरव्यू को पास किया है। वो सभी अभी हमारे ऑफिस में हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप एक बार उन सभी को देखकर चुन सकते हैं। क्या आप चलेंगे? देवेश कहता है कि ठीक है, वैसे भी मैं फ्री हूँ, चलो तुम्हारे साथ चलता हूँ। वे दोनों प्रॉपर्टी मैनेजर के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज जाते हैं। वहां 4-5 लड़कियां एक ही ड्रेस कोड में काउच पर बैठी हुई थी। वहां मैनेजर के आने से सभी खड़ी हो जाती है। तभी एक लड़की देवेश को देखकर चौंक जाती है। वो देवेश के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं विश्वास नहीं कर सकती कि ये तुम हो। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही बैड रिव्यू देने वाली रीना सिंह थी जो कुछ देर पहले यहाँ आई थी। इसने इंटरव्यू कुछ दिन पहले ही पास कर लिया था। बस आज उसे यहाँ इसके लिए उसे चुना गया था, उससे मिलना था। मैनेजर महेश रीना की बात सुनकर तो आग बबूला हो जाता है और वो भी चिल्लाकर कहता है, अरे रीना, ये तुम क्या कर रही हो? रीना जवाब देती है, मैनेजर महेश, ये अक्ल का पैदल एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है जिसे मैं आज ही कुछ घंटे पहले रोड पर मिली थी। देवेश को रीना पर पहले से ही उसे बैड रिव्यू देने के कारण गुस्सा था, अब तो उसकी बेइज्जती भी कर रही थी। तो वो भी बोलता है, मिस्टर सिंह, ये औरत यहाँ क्या कर रही है? क्या इसने भी हाउसकीपर की जॉब के लिए अप्लाई किया था? उसकी बातें सुनकर रीना भड़क उठती है और कहती है, पहले ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गरीब फटीचर टैक्सी ड्राइवर की हिम्मत भी कैसे हुई इस जगह आने की? क्या तुम इस जगह के बारे में जानते भी हो? मैनेजर, इस फटीचर को बाहर फेंकवा दो, ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। मैनेजर महेश से ये सब देखा नहीं गया और उसने तुरंत रीना को एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मिस्टर देवेश से इस लहजे में बात करने की? मिस्टर देवेश प्लेटिनम एरिया के नंबर 1 रेजिडेंट के मालिक है। रीना अपने गाल पकड़ लेती है और महेश से कहती है, भाई तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? ये कोई मालिक नहीं है, ये बस एक टैक्सी ड्राइवर है। मेरा इसके लिए ऑर्डर अभी भी मेरे फ़ोन में है। ये तुम्हें बस मूर्ख बना रहा है। ये महेश रीना का दूर का भाई था।
रीना की बातें सुनकर देवेश महेश से कहता है ये कैसे इम्पॉसिबल है। क्या कोई कार ड्राइवर प्लेटिनम एरिया में कोई विला नहीं खरीद सकता। मैनेजर घबराकर झूठी हंसी हंसते हुए कहता है कि नहीं नहीं सर, हमारे यहाँ ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। वो रीना की तरफ मुड़ता है और कहता है कि रीना, तुम मिस्टर देवेश से माफ़ी क्यों नहीं मांग रही? जल्दी से आकर अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगो। रीना सोचती है ऐसा लगता है कि ये सच में नंबर 1 रेजिडेंट का मालिक है, नहीं तो महेश ऐसी बर्ताव मुझसे नहीं करता। हो सकता है ये सिर्फ जिंदगी के अनुभव के लिए कार ड्राइवर का काम करता हो। ऐसा सोचकर रीना देवेश के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और अपने ऊपर के शर्ट का बटन खोल देती है। कहती, मिस्टर राय, मैं जानती हूँ कि मैं गलत हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एक और मौका दे दीजिए। देवेश रीना की सभी हरकतों को देख रहा था, मन में सोचता है कि ये लड़की मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। लगता है इसे पता नहीं कि मेरे आसपास इससे भी सुंदर सुंदर लड़कियां रहती है। अच्छी कोशिश है लेकिन मुझ पर काम नहीं करेगी। वो कहता है कि रीना जी, लगता है कि आप शर्ट का बटन खोलकर माफ़ी मांगती हैं। ये सब किसी और के सामने कीजिएगा, यहाँ इन सब से कोई काम नहीं बनता, इन्हें यहाँ से बाहर कर दो। ये सुनकर बाकी की लड़कियां हंसने लगती है। 2 लोग आते हैं और रीना को बाहर ले जाते हैं। रीना मिस्टर राय करती ही रह जाती है। महेश देवेश को उन बाकी की 4 लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मिस्टर राय, ये 4 बच गई है, क्या आप इनमें से एक को रखना चाहेंगे, बटलर के तौर पर? देवेश थोड़ा गुस्से के लहजे में कहता है कि इनमें से कोई भी मेरा बटलर बनने के लायक नहीं है। इन सभी को वापस भेज दो और उनके जो खर्च हुए हैं आने जाने के भुगतान के रूप में 6,000 सभी को दे दो। देवेश की बातें सुन वहां खड़ी सभी लड़कियों के मुंह उतार जाता है, क्योंकि उन सभी ने एक हाई पे वाली सैलरी जो खो दी थी। देवेश का फ़ोन डिंग करता है। मैसेज आया था जिसमें यामी उसे पार्टी से वापस लेने के लिए बुलाया था। देवेश वहां से जाने लगता है और महेश से कहता जाता है कि मैं इस समय तो जा रहा हूं और कृपया करके कुछ और अच्छे और काबिल हाउसकीपरों को लाना। महेश कहता है ठीक है सर। यहाँ पार्टी में एक लड़की यामी को पकड़ते हुए कहती है कि अरे यामी यार, तुम दूसरे लेवल तक जारी रखो। वो दोनों कोई गेम खेल रहे थे। तभी वहाँ कल्पेश नाम का एक लड़का आता है जो यामी से कहता है, हाँ, हम सभी को मिले हुए कई साल हो गए हैं, हमें एक दूसरे के बारे में और भी जानना चाहिए। चलो कुछ देर और ये गेम खेलते हैं, बाद में मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। यामी कहती है मुझे कुछ काम है और कल मुझे कंपनी भी तो जाना है, तुम सब अपना ख्याल रखना, मैं कैब कर लूंगी। वो लड़की कहती है कि क्या टैक्सी? क्या भी तुम नहीं जानती कि आजकल कैब सेफ नहीं है? मैं सोचती हूँ कि उससे अच्छा रहेगा तुम कल्पेश के साथ चली जाओ। यामी हाथ हिलाते हुए बोलती है, अरे कोई बात नहीं, जो ड्राइवर है वो मेरा दोस्त है, तो चिंता मत करो तुम सब। तभी वहाँ देवेश आ जाता है, जिसे देखकर यामी हाथ हिलाते हुए कहती है, देवेश मैं यहाँ हूँ। देवेश को देख यामी की दोस्त कहती है, यामी क्या सच में ये तुम्हारा दोस्त है? ये तो बहुत ही हैंडसम है, ये एकदम मेरे लिए परफेक्ट है। देवेश भी उसके पास आ जाता है। कल्पेश देवेश को देखकर कहता है कि हैंडसम होने का क्या मतलब जब ये एक टैक्सी ड्राइवर ही है। देवेश उसकी बातें सुन लेता है और वो कहता है कि टैक्सी ड्राइवर होने में क्या गलत है भाई? कल्पेश झूठी हंसी हंसते हुए कहता है, कुछ खास नहीं, ये सोचना ही काफ़ी, तुम्हें यामी जानती है कि तुम अच्छे हो, नहीं तो कोई पूछता भी नहीं। देवेश थोड़ा गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है कि क्या उसे जानना मेरे लिए पर्याप्त है? इसका क्या मतलब है? कल्पेश देवेश की तरफ उंगली करते हुए यामी से कहता है, यामी ये तुम्हारा दोस्त बहुत समझदार है ना, तो ये टैक्सी ड्राइवर ही है तो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही क्यों समझ रहा है? तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ वीके नॉवल स्टोरी 2.0 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।